नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम संपूर्ण मध्यकालीन भारत के इतिहास का अध्ययन करेंगे। देखिए, क्लास शुरू करने से पहले मैं आप सबको बता दूं कि ये क्लास कौन-कौन से स्टूडेंट हैं जिनके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए, ये क्लास उन स्टूडेंटों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो इतिहास को पहली बार पढ़ रहे हैं, उनको इतिहास की समझ नहीं है, उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दूसरी, ये क्लास उन स्टूडेंटों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो इतिहास के बारे में पूरी समझ नहीं रखते। यह क्लास उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। और अगर मैं बात कहूँ तो जितने भी एग्ज़ाम हैं, जैसे एसएससी का एग्ज़ाम है, पैट का एग्ज़ाम है, चाहे वो एसएससी सीजीएल है, चाहे वो 10+2 है, या फिर कोई राजस्थान में जैसे कोई इंडियन हिस्ट्री से संबंधित सेट का एग्ज़ाम है, मतलब कह सकते हैं आप कि एक लोअर लेवल के जो एग्ज़ाम है उन सभी के लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और उन स्टूडेंटों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो पहली बार मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं, जिनको ये डर लगता है कि इतिहास कैसा है, कैसे समझ में आएगा हमें। उनके लिए एक आइडियोलॉजी विकसित होगी कि वो संपूर्ण मध्यकालीन भारत बहुत कम समय में उनको रिवाइज होगा, उनको ये पता चलेगा कि भाई मध्यकालीन भारत में कौन कौन से टॉपिक आते हैं और हम उनको कैसे पढ़ सकते हैं। ये उन सभी स्टूडेंटों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी स्टूडेंट पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं वो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और क्लास को संपूर्ण देखने के बाद कमेंट सेक्शन बॉक्स में ये ज़रूर बताएं कि उनको ये क्लास कैसी लगी है। तो आइए हम शुरुआत करते हैं मध्यकालीन भारत का इतिहास। देखिए, स्टार्टिंग से शुरू करेंगे और हम एंड तक पढ़ते चले जाएंगे। तो शुरुआत में हम शुरू करेंगे मध्यकालीन भारत का इतिहास। तो मध्यकालीन भारतीय इतिहास में हम शुरू करते हैं सबसे पहले कि इस्लाम का भारत में आगमन कब हुआ। इस्लाम का भारत में आगमन कब हुआ, कैसे इस्लाम हमारे भारत में आया, इनके बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए, इस्लाम धर्म का उदय अरब देश में हुआ था और हज़रत मोहम्मद साहब का जन्म 1570 ईस्वी में मक्का नामक शहर में हुआ था। देखिए, हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको पढ़ते जाएं। 622 ईस्वी में हज़रत मोहम्मद साहब को मक्का छोड़कर मदीना जाना पड़ा था और हज़रत मोहम्मद साहब को मक्का छोड़कर मदीना जाने को हिजरत कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, इसको याद रखें आप कि हिजरत कैसे कहते हैं। तो 622 ईस्वी में जब हज़रत मोहम्मद साहब मक्का छोड़कर मदीना गए तो उसे हम क्या बोलते हैं, हिजरत। और इसी समय से हिजरी सम्मत प्रारंभ होता है। तो आपसे जब ये प्रश्न पूछा जाए कि हिजरी सम्मत कब प्रारंभ हुआ था, तो 622 ईस्वी में हिजरी सम्मत प्रारंभ हुआ था। आगे हम बात करें, भारत में इस्लाम धर्म अरब व्यापारियों के माध्यम से 712 ईस्वी में सिंध के शासक राजा दाहिर को पराजित करके मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध पर अपना राज्य स्थापित किया। यानी मोहम्मद बिन कासिम एक राजा था जिसने सिंध जो राज्य था भारत का, उस पर राजा दाहिर शासन करते थे, उनको पराजित किया। तो इस तरह से सबसे पहले इस्लाम धर्म हमारे भारत में आया और ईरानी शरणार्थी और सूफी संतों के आने से ये फैला। सूफी संतों ने इनको, जिस तरह से भक्ति आंदोलन में हमारे जो संत कवि थे उन्होंने सनातन संस्कृति को फैलाया, ऐसे ही सूफी संतों ने इस्लाम धर्म को भारत में फैलाने का काम किया। अरबों के, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अरबों के सिंध पर विजय का विस्तृत उल्लेख अरबी भाषा में लिखित, मोस्ट इंपॉर्टेंट, अरबी भाषा में लिखित एक ग्रंथ है चचनामा नामक ग्रंथ में इसका जिक्र हुआ है कि सिंध पर सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम ने विजय की थी और वह ग्रंथ है चचनामा। सिंध के बाद अरब आक्रमणकारी मीर कासिम ने भारत में सबसे पहले जजिया कर लगाया। देखिए, सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम आया, उसके बाद फिर मीर कासिम आया। मीर कासिम ने सबसे पहले भारत में क्या लगाया था, जजिया कर लगाया था। जजिया कर क्या होता है कि धार्मिक यात्रा पर लगाया जाने वाला कर। यदि मान लीजिए कोई भी हिंदू है या कोई अन्य धर्म को मानने वाला व्यक्ति है, वो अपनी भगवान के पास जाना चाहता है, यात्रा करना चाहता है, तो उस पर उन्होंने क्या लगा दिया, कर लगा दिया मुस्लिम शासकों ने। फिर उसके बाद आते हैं महमूद गजनवी। कौन आता है, महमूद गजनवी। महमूद गजनवी तुर्क मध्य एशिया के क्षेत्र में रहने वाली जाति है तुर्क, और तुर्क लोगों ने गजनी राज्य, गजनी मतलब अफगानिस्तान, वर्तमान में जो अफगानिस्तान है, कि तुर्क राजा महमूद गजनवी के नेतृत्व में भारत पे सबसे पहले आक्रमण किया। अफगानिस्तान के जो लोग थे, महमूद गजनवी के नेतृत्व में भारत पर आक्रमण किया। महमूद गजनवी ने भारत पर 1000 ईस्वी से 1025 ईस्वी तक कुल 17 बार आक्रमण किया। और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में, 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी ने गुजरात राज्य के सौराष्ट्र में स्थित सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया और सोमनाथ मंदिर को क्या किया, उसने लूटा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक जो सबसे ज़्यादा परीक्षा में पूछा जाता है, वह है कि महमूद गजनवी भारत क्यों आया।
तो महमूद गजनवी का भारत पर आक्रमण करने का उद्देश्य धन लूटना था, ना कि राज्य स्थापित करना। याद रखें, राज्य स्थापित करना उसका उद्देश्य नहीं था, धन लूटना था। उसने कई राजाओं को हराकर उनके धन पर कब्जा किया, उन मंदिरों और बौद्ध मठों को तोड़ा व लूटा जिनमें बहुत ज़्यादा धन दौलत इकट्ठी थी, उनको उसने क्या किया, तोड़ लिया। तो अगर हम बात करें कि महमूद गजनवी जो भारत आया था, उसने सोमनाथ मंदिर को 1025 ईस्वी में लूटा था। तो सोमनाथ मंदिर में क्या थी, बहुत ज़्यादा वो थी, धन दौलत थी, तो उसी उद्देश्य से उसने सोमनाथ मंदिर को क्या किया था, लूटा था। अल बरूनी की दृष्टि में उस समय भारत कैसा था? मध्य एशिया का एक प्रसिद्ध विद्वान अल बरूनी, या इसका नाम है अबू रेहन एवं कवि फिरदौसी महमूद गजनवी के साथ भारत आए। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि महमूद गजनवी के साथ कौन भारत आया था? अल बरूनी और कवि फिरदौसी। अल बरूनी ने एक पुस्तक लिखी थी, तहकीक ए हिंद। इस पुस्तक से 11वीं शताब्दी में भारत के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन, समाज, रीति रिवाज, तौर तरीके, धर्म, अंधविश्वास आदि पर उसने जानकारी दी है। और अल बरूनी की इस पुस्तक में तहकीक ए हिंद का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद सचाऊ ने किया था। किसने किया था? सचाऊ ने। तो यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है। हिंदी में अनुवाद रजनीकांत शर्मा ने किया। और अल बरूनी की पुस्तक तहकीक ए हिंद से भारतीयों के सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन के मुख्य अंश मिलते हैं। तो कौन सी पुस्तक से हमें मध्यकालीन उस समय के जो भारतीय सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन कैसा था, अल बरूनी की पुस्तक है तहकीक ए हिंद। ये भी प्रश्न पूछा जाता है परीक्षा में कि तहकीक ए हिंद किसकी पुस्तक है। चलो हम एक एक करके बात करते हैं कि उस समय भारत का सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन कैसा था। विदेशियों के प्रति यहाँ के लोग विचार बहुत संकुचित थे, मतलब नापसंद करते थे विदेशियों को। विदेशियों के तौर तरीके, पहनावे के तरीके, खान पान उन्हें पसंद नहीं थे। इन्हीं कारण से वे उन्हें मलेच्छ कहते थे। तो यानी भारतीय जो लोग थे, विदेशी लोगों को क्या कहते थे? मलेच्छ कहते थे। आगे हम बात करें, भारत के लोग अपने पारंपरिक व्यवसाय को ही अपनाते थे। सभी को भोजन अलग अलग थाल में परोसा जाता था, वे एक थाल में नहीं खाते थे। और भारत में लोग दैनिक कार्यों को करने को शगुन को महत्वपूर्ण मानते थे। आज भी शगुन को महत्वपूर्ण माना जाता है कि कौन से समय पर कौन सा कार्य करना चाहिए। तो यह हमारे समाज में आज भी विद्वान है और उस समय भी क्या था? विद्वान था। तो इस तरह से जो अल बरूनी की पुस्तक है उससे हमें उस समय के सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन के बारे में पता चलता है। उसके बाद आक्रमण करता है मोहम्मद गौरी। कौन करता है? मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी अफगानिस्तान में गौर नामक जगह से आया था। इसने भारत पर पंजाब में मुल्तान शहर पर आक्रमण किया। मोहम्मद गौरी का सेनानायक इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बख्तियार खिलजी ने बिहार को जीतने के बाद नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट किया। ये प्रश्न परीक्षा में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। स्टूडेंट्स को मैं कहना चाहूँगा, बिल्कुल याद रखें, मोहम्मद गौरी का सेनानायक जिसका नाम है बख्तियार खिलजी, इसने बिहार पर आक्रमण किया और वहाँ 2 विश्व प्रसिद्ध विश्वविद्यालय थे, नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय, उन दोनों को क्या कर दिया? नष्ट कर दिया। अगर आगे हम बात करें तो मोहम्मद गौरी को सर्वप्रथम गुजरात के चालुक्य वंश के राजा भीम ने पराजित किया। तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि मोहम्मद गौरी को किसने पराजित किया था सबसे पहले भारत में? तो गुजरात में चालुक्य वंश के राजा थे, राजा भीम, उन्होंने पराजित किया था। जिन दिनों मोहम्मद गौरी भारत पर हमला कर रहा था, उन्हीं दिनों अजमेर एवं दिल्ली के चौहान वंश के राजा पृथ्वीराज चौहान, जिसे पृथ्वीराज तृतीय के नाम से भी जाना जाता है, और कन्नौज में गढ़वाल वंश के राजा जयचंद्र का क्या था? शासन था। और इनकी जो कथा है बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है कि मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान ने 17 बार हराया और 18वीं बार जो है वो क्या हुआ? हार गया। और मोहम्मद गौरी ने मतलब पृथ्वीराज चौहान की आंखें फोड़ दी और अंत में जो है पृथ्वीराज चौहान की क्या होती है? मृत्यु हो जाती है वहीं अफगानिस्तान में। और इसमें जो मुख्य हाथ था पृथ्वीराज चौहान को हराने का, तो उसमें इसी गढ़वाल वंश के राजा जयचंद्र का हाथ था, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान ने इसकी पुत्री संयुक्ता से क्या किया था? विवाह किया था। तराइन का पहला युद्ध 1191 ईस्वी में तराइन का पहला युद्ध मोहम्मद गौरी व पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ। इसमें पृथ्वीराज चौहान की क्या होती है? विजयी होती है। और इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी को माफ़ कर देता है। और यही उसकी सबसे ज़्यादा बड़ी भूल होती है, क्योंकि मोहम्मद गौरी जहाँ पर 1 साल लगातार अपनी सेना को संगठित करता है, वहाँ पर पृथ्वीराज चौहान अपनी विजय में क्या हो जाता है? मशगूल हो जाता है। अब बात करते हैं तराइन का द्वितीय युद्ध 1 साल बाद होता है तराइन नामक स्थान पर, और मोहम्मद गौरी तथा पृथ्वीराज चौहान के बीच। और इस युद्ध में मोहम्मद गौरी की क्या होती है? विजयी हो जाता है। और पृथ्वीराज चौहान, ने अभी आपको बताया था कि पृथ्वीराज चौहान की क्या होती है? उस युद्ध के बाद मृत्यु हो जाती है। और जहाँ पर जयचंद ने इस युद्ध में मोहम्मद गौरी का साथ दिया था,
तो मोहम्मद गौरी समझ गया था कि भाई यह जो पृथ्वीराज चौहान का नहीं हुआ तो मेरा भी नहीं हो सकता। तो जयचंद के विरुद्ध मोहम्मद गौरी ने चंदावर का युद्ध किया। कौन सा युद्ध किया? चंदावर का युद्ध किया 1194 ईस्वी में। कन्नौज के शासक जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच चंदावर का युद्ध हुआ। मोस्ट इंपोर्टेंट है, 1194 ईस्वी में। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी की विजय हुई और आला उदल चंदेल शासक परमार्दी देव की सेना में सेना नायक थे। ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए, परमार्दी देव को किसने हराया था? परमार्दी देव को हराया था पृथ्वीराज चौहान ने। तो उसके जो परमार्दी देव के जो शासक थे आला उदल उस युद्ध में मारे गए थे। तो यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है कि आला उदल किसके शासक थे? परमार्दी देव के शासक थे। और चंदावर के युद्ध में देखिए, आला और उदल का संबंध जो है वो चंदावर के युद्ध से नहीं है, ये लाइन अलग से दे दी गई है। तो ये है पृथ्वीराज चौहान और परमार्दी देव के बीच युद्ध होता है, जिसमें परमार्दी देव की हार होती है, पृथ्वीराज चौहान की विजयी होती है। और आला उदल जो इसके सेना नायक थे वो दोनों मारे जाते हैं। पृथ्वीराज चौहान बहुत प्रशंसा करता है कि बहुत अच्छी तरह से लड़े थे। और अगर हम बात करें अलग से चंदावर के युद्ध की, तो चंदावर के युद्ध में जयचंद की हार होती है और मोहम्मद गौरी की विजय होती है। और इस तरह से मोहम्मद गौरी का जो साम्राज्य है वो भारत में स्थापित हो जाता है और जयचंद को चंदावर के युद्ध के बाद मार दिया जाता है। राजपूतों पर तुर्की विजय में 1192 ईस्वी में तराइन का जो युद्ध है निर्णायक साबित हुआ। द्वितीय युद्ध तराइन का दूसरा युद्ध है वो निर्णायक साबित हुआ। मोहम्मद गौरी की जीत ने तुर्कों के लिए भारत के द्वार खोल दिए, जिससे सल्तनत काल की क्या हुई? शुरुआत हुई। किसकी शुरुआत हुई? मोहम्मद गौरी की विजय के बाद सल्तनत काल की क्या होती है? शुरुआत होती है। तो इस तरह से हम ये पता कर सकते हैं कि सल्तनत काल कब और कैसे शुरू हुआ था। अब बात करते हैं सल्तनत काल की शुरुआत के बारे में। 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत में तुर्क राज्य को मजबूत बनाया। तुर्क शासक सुल्तान की उपाधि धारण करते थे। तुर्कों ने भारत पर लगभग 320 वर्षों तक क्या किया था? शासन किया था। देखिए, सुल्तान की उपाधि तुर्कों ने धारण की थी और उनके वंशजों का जो है यहाँ पर क्या रहा? शासन रहा। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? सल्तनत काल के रूप में जाना जाता है। और सल्तनत काल में जैसे गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश और सैयद वंश और लोधी वंश, यानी इन प्रमुख वंशों का क्या रहा है? शासन रहा है। पहले है गुलाम वंश, फिर खिलजी वंश, फिर तुगलक वंश और सैयद वंश और लोधी वंश। तो हम धीरे धीरे इन सभी वंशों के बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं प्रारंभिक तुर्क शासक। प्रारंभिक तुर्क शासक गुलाम वंश से थे। इन्होंने 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक क्या किया? शासन किया। तो दोस्तों, मैं सबसे ये कहना चाहूँगा कि एक बार यदि हमारी आइडियोलॉजी विकसित हो जाएगी और इस वीडियो को जब आप पूरा देखेंगे तो पूरा आपका जो मेडाइवल हिस्ट्री है वो पूरी तरह से क्या हो जाएगी? क्लियर हो जाएगी। तो गुलाम वंश का सबसे पहले शासक थे कुतुबुद्दीन ऐबक। भारत पर पहला तुर्क शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था। उसने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया। इंपॉर्टेंट है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने किसको राजधानी बनाया था? अपनी लाहौर को राजधानी बनाया। कुतुबुद्दीन ऐबक को उसकी उदारता के कारण लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। लाखों का दान देने वाला कहा जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में कुतुब मीनार, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद, अजमेर में 2.5 दिन के झोंपड़े का क्या करवाया था? निर्माण कराया था। आगे हम बात करें कि कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया था, परंतु इल्तुतमिश ने इसको क्या किया था? पूर्ण करवाया था। तो ये सभी पेपर में पूछे जाते हैं। 1210 ईस्वी में चौगान खेलते हुए घोड़े से गिरकर कुतुबुद्दीन ऐबक की क्या हुई? मृत्यु हुई। तो इस तरह से कुतुबुद्दीन ऐबक की जो क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है चौगान खेलते समय। तो ये भी परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि किस शासक की मृत्यु चौगान खेलते समय हुई थी? तो वो थी कुतुबुद्दीन ऐबक। उसके बाद जो प्रमुख राजा बनता है वो बनता है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने 1210 से 1236 ईस्वी तक शासन किया था। 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के पश्चात दिल्ली के अमीरों ने इल्तुतमिश को गद्दी पर बिठाया। कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा भारत में डाली गई एक नए राज्य की नींव को इल्तुतमिश ने क्या किया था? बहुत मजबूत बनाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक से भी ज़्यादा सुदृढ़ राज्य जिसने बनाया था वो था इल्तुतमिश। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखें सभी स्टूडेंट, सभी बच्चे याद रखेंगे। सभी दोस्तों से मेरा कहना है कि भाई जो भी मैं इंपॉर्टेंट आपको बताता जा रहा हूँ उन सबको याद रखिए। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को माना जाता है। इल्तुतमिश ने भारत में दिल्ली को तुर्क साम्राज्य का राजनीतिक, प्रशासनिक और सांस्कृतिक केंद्र बनाया और दिल्ली को इसने राजधानी बनाया। उससे पहले इल्तुतमिश से पहले राजधानी क्या थी? लाहौर थी। किसने बनाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और दिल्ली को अपनी राजधानी किसने बनाया? इल्तुतमिश ने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया।
आगे बात करें, इल्तुतमिश ने अक्ता या इक्ता व्यवस्था की नींव डाली। इल्तुतमिश ने अपनी सल्तनत के प्रशासन का विभाजन केंद्रीय शासन मतलब प्रांतों को इल्तुतमिश ने इक्ता कहा। क्या कहा? इक्ता। कई प्रांतों में बांटा प्रांत, और प्रांतों को बांटा परगनों में, और परगने को बांटा गांव में। तो गांव प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी इल्तुतमिश के समय। तो प्रांतों को इसने क्या बांटा? इक्ता कहा। और वर्तमान में जो जिले होते हैं उनको परगना कहा, और गांव सबसे छोटी इकाई पहले भी थी और आज भी है। इल्तुतमिश ने मुद्रा व्यवस्था में सुधार किए और चांदी का टका और तांबे का जीतल चलाया था। तो यह भी परीक्षा में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि किसने चांदी का टका और तांबे का जीतल चलाया। वह शासक था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने विरोधी सरदारों को परास्त कर इल्तुतमिश द्वारा रखी गई वफादार गुलामों की टुकड़ी को 40 गुलामी की टुकड़ी को क्या कहा जाता? संगठन बनाया। तो इल्तुतमिश ने 40 गुलामों का संगठन बनाया। तो वह संगठन कहलाता है तुर्कान-ए-चहलगामी। क्या कहलाता है? तुर्कान-ए-चहलगामी। तुर्कान-ए-चहलगामी की स्थापना भी इल्तुतमिश ने की। इल्तुतमिश ने अपने जीवन काल में ही अपनी पुत्री रजिया को उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया, लेकिन इस्लाम के जो सरदार थे, पुरुष व्यक्ति थे, वो इसके खिलाफ थे कि भाई एक औरत हम पर शासन करेगी, और ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी वो विरोध के चलते इल्तुतमिश की क्या होती है? मृत्यु हो जाती है। और जो सरदार उलेमा थे, रुकनुद्दीन फिरोज को गद्दी पर बैठा देते हैं, जो एक अयोग्य शासक था, और यह शासन नहीं कर पाता है। तो उसके बाद रजिया सुल्तान क्या बनती है? शासक बनती हैं। रजिया सुल्तान मध्यकालीन भारत की प्रथम मुस्लिम शासिका हैं। मध्यकालीन विश्व में पहली मुस्लिम शासिका रजिया सुल्तान थी। रजिया सुल्तान से पहले मिस्र और ईरान में महिलाओं ने रानियों के रूप में क्या किया था? शासन किया था। रजिया ने लगभग 3 वर्ष 8 माह तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया था। रजिया ने स्त्रियों का पहनावा छोड़ दिया और बिना पर्दे के दरबार में बैठने लगी, जो कि इस्लाम में क्या है? हराम माना जाता है, गलत माना जाता है। वह युद्ध में सेना का नेतृत्व भी करती थी। अमीर को पता चला कि स्त्री होने पर भी रजिया उनके हाथों की कठपुतली बनने को तैयार नहीं थी, तो तुर्क सरदार किसी भी महिला के अधीन काम करने को तैयार नहीं थे, और उन्होंने एक षड्यंत्र के द्वारा उसे गद्दी से हटा दिया। और रजिया के बाद उसका एक भाई और 2 भतीजे बारी बारी से क्या बने? सुल्तान बने, जो कि अमीरों के क्या रहे? कठपुतली बने रहे। और अमीरों के कठपुतली बनने के कारण ये सही तरह से शासन नहीं कर पाए। तो इस तरह से जो रजिया सुल्तान है वह शासन पद से क्या हो जाती है? हट जाती है। और आपको पता है कि भाई जब कोई व्यक्ति आगे बढ़ता है तो धीरे धीरे उसके खिलाफ साजिशें होने लग जाती हैं। तो ठीक उसी तरह से रजिया के खिलाफ भी क्या हुई? धीरे धीरे साजिशें हुई, जिसके कारण उसको क्या कर दिया गया? हटा दिया गया। तो रजिया सुल्तान अपने पद से हट गई। अब रजिया सुल्तान के बाद शासक बनता है नासिरुद्दीन महमूद। कौन बनता है? नासिरुद्दीन महमूद। देखिए, नासिरुद्दीन महमूद ने 1240 ईस्वी में 40 तुर्की अमीरों का जो दल था, तुर्कान-ए-चहलगामी था, ने इल्तुतमिश के पुत्र नासिरुद्दीन महमूद को सुल्तान बनाया, और नासिरुद्दीन महमूद ने गयासुद्दीन बलबन को अपना नायक बनाया। गयासुद्दीन बलबन जो बलबन था, उसको क्या बनाया? नायक बनाया। किसने बनाया था? नासिरुद्दीन महमूद ने गयासुद्दीन बलबन को अपना नायक बनाया। देखिए, गयासुद्दीन जो बलबन था वह तुर्कान-ए-चहलगामी जो 40 तुर्की सरदारों का संगठन था, उसका वो सरदार था। और नासिरुद्दीन महमूद के बाद वह क्या बना? सुल्तान बना। तो बलबन एक योग्य और अनुभवी शासक था। इसने 40 तुर्की अमीरों के दल को समाप्त किया, क्योंकि उसे पता था कि भाई जिस तरह से मैंने राजा को हटाया है, यह भी तो मेरे खिलाफ साजिश रच सकते हैं। तो इसने 40 तुर्की अमीरों के दल को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। रक्त एवं लोह की नीति को अपनाया। यानी इसका ये कथन था कि जब तक मैं किसी हिंदू की गर्दन नहीं काट लेता या किसी हिंदू के रक्त से मेरे तलवार का रंग लाल नहीं हो जाता, तब तक मुझे चैन नहीं मिलता। बलबन ने दिल्ली को सुरक्षित बनाने के लिए आसपास के जंगलों को कटवाया और वहाँ साफ करवाकर वहाँ पुलिस चौकियों को निर्माण करवाया। इस प्रकार वह दिल्ली के आसपास रहने वाले मेवातियों के विद्रोह को रोकने में क्या रहा? सफल रहा। बलबन ने कानूनों को कठोरता से लागू किया और राजा के पद को प्रतिष्ठित बनाया। दिल्ली का सुल्तान बलबन राजा को धरती पर ईश्वर का अवतार मानता था। क्या मानता था? ईश्वर का प्रतिनिधि मानता था। इसका मानना था कि राजा को ईश्वर की शक्ति प्राप्त होती है, इसलिए
उसके कार्यों को सार्वजनिक जांच नहीं की जा सकती। जो राजा कहेगा वही सत्य है, वही बात हमेशा मान्य रहेगी। बलबन अपने दरबार में अत्यंत गंभीर मुद्रा में बैठता था। वह न तो कभी मजाक करता था, न ही हंसता था। उसने अपने दरबार में निर्धारित ढंग से वस्त्र पहनकर आने और बैठने आदि के बारे में नियम बनाए, और उसने सिजदा मतलब घुटने के बल बैठकर सुल्तान के सामने सिर झुकाना एवं पायगोस सुल्तान के चरणों को चूमने की परंपरा प्रारंभ की। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है कि सिजदा एवं पायबोस या पाबोस की जो प्रथा है किसने चालू की थी? बलबन ने की थी। बलबन ने एक सुदृढ़ व्यवस्था बनाई जिससे राज्य की पूरी गुप्तचर सुल्तान को देते थे, खबरें सुल्तान को देते थे। बलबन ने सदैव न्याय को सुल्तान के प्रमुख कार्य समझा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसने न्याय को सुल्तान का सबसे महत्वपूर्ण कार्य समझा। उसने शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सेना पर भी ध्यान दिया। सैनिकों को संतुष्ट रखने के लिए उसने उनका वेतन सदैव समय से दिया। उन्हें सक्रिय रखने के लिए निरंतर अभ्यास पर क्या दिया? बल दिया। मंगोल मध्य एशिया, तिब्बत एवं चीन के क्षेत्रों में रहने वाली जाति थी। चंगेज खां के नेतृत्व में मंगोलों की शक्ति बहुत अधिक बढ़ गई थी। मंगोलों के आक्रमण की भयंकरता को बलबन भली भांति अनुभव करता था। इसीलिए उसने रोकने के लिए उत्तर पश्चिम में पड़ने वाले पुराने दुर्गों की मरम्मत कराई। ये प्रश्न भी परीक्षा में पूछा जाता है। और नए दुर्गों का निर्माण करवाया। शस्त्र तथा भोजन आपूर्ति की व्यवस्था भी वहाँ पर की गई कि भाई जिससे कि मंगोलों के आक्रमण से हम बच सकें। अगले हम सल्तनत काल के वंश के बारे में बात करते हैं, खिलजी वंश। देखिए, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी वंश का संस्थापक माना जाता है। इसने 1290 ईस्वी में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की। इसने सहिष्णुता और दंड के नियमों को मानवीय बनाने की नीति पर ध्यान दिया, यानी कि इसने कठोर नीति का पालन नहीं किया, थोड़ा वो ऐसे से सौम्य भाव का था। 1296 ईस्वी में इसके भतीजे अलाउद्दीन खिलजी ने कड़ा प्रतापगढ़ में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या कर दिल्ली का सुल्तान बन गया। अलाउद्दीन खिलजी 1296 ईस्वी से 1316 ईस्वी तक क्या करता है? शासन करता है। अलाउद्दीन खिलजी 1296 ईस्वी में दिल्ली के तख्त पर बैठा, और प्रशासन और राज्य में कैसा था इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। देखिए, अलाउद्दीन खिलजी से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसने शासन संबंधी नियम बनाने और उन्हें लागू करने में धर्म गुरुओं की बातों को नहीं माना। ये अलग से एक विचारधारा को बनाना चाहता था, तो इसीलिए उसने धर्म गुरुओं की बातों को नहीं माना। अलाउद्दीन खिलजी ने सैनिक सुधार में अलाउद्दीन खिलजी की विजयों का श्रेय उसकी सुसंगठित सेना को दिया जाता है। उसकी सेना में 4,75,000 सैनिक थे। सैनिकों को नगद वेतन देने की प्रणाली व घोड़े दागने की प्रथा अलाउद्दीन खिलजी ने अपनाई। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सैनिकों को हुलिया लिखना, नगद वेतन देना और घोड़े दागने की प्रथा अलाउद्दीन खिलजी ने अपनाई। घोड़ों की पीठ पर दागने का अर्थ होता है घोड़ों की संख्या व उनकी पहचान से है। सैनिकों की नियुक्ति घुड़सवारी और शस्त्र चलाने की योग्यताओं के आधार पर की जाती थी तथा सैनिकों के हुलिया मतलब चेहरे का पूरा विवरण रखा जाता था। अलाउद्दीन खिलजी ने राज्य विस्तार किया। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने विस्तृत साम्राज्य की सुरक्षा के लिए अनेक नए किलों का निर्माण कराया, पुराने किलों की मरम्मत कराई। इन किलों की रसद आपूर्ति की भी पूरी व्यवस्था की गई। इसने गुजरात, रणथंबोर, चित्तौड़, उज्जैन, मांडू, धार, चंदेरी के राजपूत राजाओं को भी क्या किया? पराजित किया। ये अपने आप में बहुत बड़ा इतिहास है। अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत के राज्यों पर विजय प्राप्त करने के लिए मलिक काफूर की सेना को सेनापति नियुक्त किया। देखिए, मलिक काफूर अलाउद्दीन खिलजी का एक गुलाम था, तो उसने दक्षिण के राज्यों पर विजय प्राप्त करने के लिए मलिक काफूर को सेनापति नियुक्त किया। और इस मलिक काफूर ने अलाउद्दीन खिलजी को बहुत सारे युद्धों में विजय देने में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सेनापति मलिक काफूर ने दक्षिणी भारत के देवगिरी, तेलंगाना, वारंगल और होयसल राज्यों पर विजय प्राप्त की। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि मलिक काफूर ने कौन कौन से राज्यों पर विजय प्राप्त की थी? देवगिरी, तेलंगाना, होयसल राज्यों पर विजय प्राप्त की। इसने दक्षिण भारत के शासकों को इस शर्त पर राज्य में शासन करने दिया गया कि वे सुल्तान को कर देते रहेंगे और उनकी अधीनता स्वीकार कर लेंगे। अमीर एवं सरदारों पर नियंत्रण रखा। अलाउद्दीन खिलजी का मानना था कि दावत एवं उत्सवों से में मिलने से अमीरों सरदारों में निकटता और आत्मीयता बढ़ती है। दावत होगी तो वो आसपास पास में आएंगे तो मेरे खिलाफ वो षड्यंत्र रच सकते हैं। सुल्तान के प्रति षड्यंत्र विद्रोहों को रोकने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने दरबार में अमीरों एवं सरदारों पर कठोर प्रतिबंध लगाए। उनके इलाकों पर राज्य द्वारा अधिकार कर लिया गया। अमीरों की दावतों, मदिरापान और गोष्ठियों पर भी नियंत्रण लागू किया गया। सुल्तान की पूर्व आज्ञा के बिना अमीर सामाजिक समारोह का आयोजन नहीं कर सकते थे। गुप्तचर उन पर सदैव हमेशा नजर रखते रहते थे। गुप्तचर प्रणाली को अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत ज़्यादा मजबूत किया। मंगोल आक्रमणों का प्रतिरोध।
कैसे किया अलाउद्दीन खिलजी ने? देखिए, अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोलों के आक्रमण से सुरक्षा के लिए बलबन की भांति पुराने किलों की मरम्मत कराई और नए किलों का निर्माण कराया, और इन किलों में उसने योग्य व कुशल सेना रखी, और यह सेना मंगोल के आक्रमणों को रोकती रही, और वह इस चीज़ में सफल रहा। पहला मध्यकालीन शासक था अलाउद्दीन खिलजी, जिसने लगान का सही अनुमान लगाने के लिए भूमि को बिस्वे या बिशा जिसे बोलते हैं, बिस्वा बिसे बोलते हैं, नापने की प्रथा शुरू की। खराज पैसे से नहीं बल्कि अनाज के रूप में वसूला जाने लगा, ताकि नगरों को पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न उत्पन्न पहुंचाया जा सके, खाने का जो भोजन है वो पहुंचाया जा सके। अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण स्थापित किया, और यहाँ से प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो इसको भी हमें ध्यान रखना है। अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण व्यवस्था लागू की। अलाउद्दीन खिलजी को मंगोल आक्रमणों से राज्य की सुरक्षा, सल्तनत विस्तार के लिए एक बड़ी सेना रखने की जरूरत थी। इन सैनिकों को उनकी जरूरत के अनुसार वेतन देने में खजाना खाली हो जाता, अतः उसने कम वेतन में सैनिकों का खर्च चलाने एवं बाजार नियंत्रण व्यवस्था लागू की। उसने दैनिक आवश्यकताओं की वस्तुओं के मूल्य निश्चित कर दिए, जिससे वेतन पाने वाले सैनिक भी निश्चित वेतन पाने वाले सैनिक भी अपना जीवन निर्वाह कर सकें। बाजार व्यवस्था की सफलता के लिए सेना अधीक्षक नियुक्त किए, जो कि व्यापारियों पर नियंत्रण रखते थे। दुकानदारों को बाजार के नियमों का पालन करना पड़ता था। यदि कोई दुकानदार वस्तुओं की कीमत अधिक लेता या माप तौल में कम देता तो उसे कठोर दंड दिया जाता था। बाजार के भावों और सामानों पर निगरानी रखने के लिए उसने गुप्तचर व्यवस्था को दुरुस्त किया। सुल्तानों को प्रतिदिन बाजार की सूचना प्राप्त होती थी। कभी कभी सुल्तान स्वयं भी वस्तुओं व उनके मूल्यों की जांच करता था। इस व्यवस्था का परिणाम यह हुआ कि दुकानदार वस्तुओं का अधिक मूल्य लेने का साहस नहीं कर पाते थे, और यह पहला शासक था जिसने सार्वजनिक वितरण प्रणाली की क्या की थी, शुरुआत की थी। सभी को वितरण देने की व्यवस्था भी इसने की थी। तो यहाँ से भी प्रश्न बनता है, इसको आप याद रखिए, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। आगे हम बात करें साहित्य एवं कला। अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में प्रसिद्ध विद्वान अमीर खुसरो व बर्नी रहते थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अमीर खुसरो किसके दरबार में रहता था? अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में। अ से अमीर खुसरो और अ से बन जाता अलाउद्दीन खिलजी। अमीर खुसरो का लोकप्रिय नाम तूतिए हिंद था। वह प्रसिद्ध सूफी संत निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में कुतुब मीनार के निकट कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद के एक द्वार पर अलाई दरवाजा, हौज खास और 1000 खंबा महल का निर्माण भी करवाया है। तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है, 1000 खंबा महल का निर्माण किसने करवाया है? और वह निर्माण करवाया है अलाउद्दीन खिलजी ने। अब हम बात करते हैं सल्तनत काल के अगले वंश के बारे में, तुगलक वंश। देखिए, गयासुद्दीन तुगलक, खिलजी वंश के बाद दिल्ली में तुगलक वंश स्थापित हुआ। तुगलक वंश का प्रथम शासक गयासुद्दीन तुगलक था। तो इसको तुगलक वंश का क्या कहा जाता है? संस्थापक भी कहा जाता है। इसने अलाउद्दीन खिलजी की कठोर नीति को त्यागा और उदारता की नीति को अपनाया। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि गयासुद्दीन तुगलक ने कैसी नीति का पालन किया था? कठोर नीति का त्याग किया था और उदारता की नीति को अपनाया। फिर उसके बाद राजा बनता है एमपीटी मोहम्मद बिन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद उसका पुत्र जोना खां, इसके बचपन का नाम क्या था? जोना खां, मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से दिल्ली का सुल्तान बना। और इसके समय मोरक्को का यात्री इब्न बतूता ने भारत की यात्रा की। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इब्न बतूता की पुस्तक का नाम है रहला। पुस्तक में भारत यात्रा का वर्णन किया। मोहम्मद बिन तुगलक एक बहुत विद्वान व्यक्ति था, और उसने जो योजनाएं चलाई थी वो योजनाएं तो सही थी, लेकिन उसकी योजनाएं गलत समय पर लागू हुई, जिसके कारण वो बहुत ज़्यादा असफल हुई। तो मोहम्मद बिन तुगलक को सल्तनत काल का मूर्ख शासक कहा जाता है, या कह सकते हैं कि जिसका भाग्य मतलब दुर्भाग्यशाली शासक भी इसको कहा जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक की योजनाएं, मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा शुरू की गई योजनाएं, सभी योजनाएं क्या रहीं? असफल रहीं। जैसे दोआब में कर वृद्धि, दोआब का मतलब होता है दो नदियों का जो क्षेत्र जहाँ पर उपजाऊ पैदावार ज़्यादा होती है, वहाँ पर मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया? टैक्स लगा दिया। तो राज्य की आय बढ़ाने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने गंगा और यमुना के समृद्ध एवं उर्वर भूमि दोआब में कर बढ़ाने का प्रयोग किया। दोआब का अर्थ होता है दो नदियों के बीच का क्षेत्र, जैसे गंगा और यमुना का दोआब। जब दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि की गई, उस समय वहाँ क्या पड़ा? भयानक अकाल पड़ा, जिसके कारण किसान टैक्स ही नहीं दे पाए और किसानों की खेती बर्बाद हो गई। लोगों ने कर देने से क्या कर दिया? इनकार कर दिया। अकाल के बाद मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा दी गई राहत योजनाएं विफल हो गई, क्योंकि वह राहत के बहुत विलंब समय के बाद क्या हुई थी? शुरू हुई थी। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी दौलताबाद बनाई, और दौलताबाद बनाने का उद्देश्य यह था कि वो संपूर्ण भारत पर क्या कर लेगा? वो शासन कर लेगा। लेकिन रास्ते में कष्ट और दौलताबाद की जलवायु दिल्ली वासियों को रास नहीं आई, और दक्षिण से दिल्ली पर नियंत्रण रखना कठिन था। अतः मोहम्मद बिन तुगलक की यह योजना भी क्या हो गई?
असफल हो गई। तीसरी योजना थी मोहम्मद बिन तुगलक की सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा के प्रचलन की योजना बनाई। तांबे एवं पीतल के मिश्र धातु की मुद्रा जिसका मूल्य चांदी के सिक्के के बराबर होता था का संबंध सांकेतिक मुद्रा से है। सांकेतिक मुद्रा यानी कि ऐसी मुद्रा जो तांबे पीतल की बनी है लेकिन उसका जो मूल्य है वो चांदी की मुद्रा के बराबर है। सांकेतिक सिक्कों के प्रचलित होते ही लोगों ने जाली सिक्के बनाना शुरू कर दिए, जिससे सांकेतिक मुद्रा की योजना भी क्या हो गई, असफल हो गई और मोहम्मद बिन तुगलक को अपना ही निर्णय वापस लेना पड़ा और फिर से पुरानी व्यवस्था उसको लागू करनी पड़ी। मोहम्मद बिन तुगलक के समय दक्षिण में विजयनगर और बहमनी राज्यों का उदय हुआ। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा, तो सभी दोस्तों को इसको याद रखें कि किसके समय विजयनगर में बहमनी राज्यों का उदय हुआ। मोहम्मद बिन तुगलक के समय। पूर्व में बंगाल राज्य स्वतंत्र हो गया। सिंध में विद्रोह के समय मोहम्मद बिन तुगलक बीमार पड़ गया और 1351 ईस्वी में उसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। उसके बाद राजा बनता है फिरोज शाह तुगलक। देखिए मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में कहा जाता है कि इसको जनता से और जनता को इससे मुक्ति मिल गई। फिरोज शाह तुगलक 1351 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद फिरोज शाह FST जिसे बोलते हैं, फिरोज शाह तुगलक दिल्ली का सुल्तान बना। इसने विद्रोहों को शांत कर साम्राज्य के विघटन को रोकने के लिए अमीरों, सेना तथा उलेमा वर्ग को संतुष्ट करने का प्रयास किया। इसने इस्लाम के नियमों के अनुसार राज्य प्रशासन चलाया तथा साम्राज्य को बढ़ाने के लिए कोई सैनिक अभियान नहीं चलाया। तो जो सैनिक अभियान नहीं चलेगा तो जो धन की क्षति है और राज्य के सामान की क्षति है वो भी नहीं होगी। तो इस तरह से जो फिरोज शाह तुगलक है वो क्षति से क्या हुआ, धीरे धीरे बचता रहा। लोकहित के कार्य बहुत ज़्यादा किए फिरोज शाह तुगलक ने, तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है ये कि यह जन कल्याणकारी कार्यों के लिए प्रसिद्ध है। तो सल्तनत काल का ऐसा शासक जिसने सबसे ज़्यादा जन कल्याणकारी कार्य किए थे तो वह है फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने कृषि की सिंचाई के लिए हेतु कई नहरों जैसे यमुना, सतलज नहर आदि का निर्माण कराया। इसने जौनपुर, फिरोजपुर और फिरोजाबाद आदि नगर बसाए। प्रजा के लिए सरायों, जलाशयों और अस्पतालों, बगीचों, पुलों का निर्माण कराया, उनकी मरम्मत कराई। फिरोज शाह तुगलक ने विधवाओं, अनाथों, लड़कियों के विवाह के लिए आर्थिक सहायता देने के लिए दीवान खैरात नामक एक विभाग की स्थापना की और इसने सरकारी खर्च पर योग्य वैद्यों द्वारा औषधियाँ एवं भोजन दिए जाने की व्यवस्था भी की। फिरोज शाह तुगलक ने बेरोजगार लोगों को नौकरी देने हेतु एक रोजगार कार्यालय स्थापित किया। इससे पूर्ववर्ती शासकों द्वारा दी जाने वाली कठोर योजनाओं को बंद कर दिया गया और अपने लोकहित के कार्यों के कारण यह आज भी याद किया जाता है। मोहम्मद फिरोज शाह तुगलक द्वारा का मकबरा कहाँ पर है, दिल्ली में स्थित है। तो ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन कि फिरोज शाह तुगलक का मकबरा कहाँ पर है, दिल्ली में। फिरोज शाह तुगलक ने अशोक के 2 स्तंभों को दिल्ली मंगवाया। फिरोज शाह कोटला में स्थित अशोक स्तंभ की ब्राह्मी लिपि को सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। टकसाल का शब्द का अर्थ होता है वह स्थान जहाँ पर मुद्रा ढाली जाती है। तुगलक वंश का अंतिम जो सुल्तान था वह था नासिरुद्दीन महमूद और इसी के साथ तुगलक वंश क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है और सल्तनत काल का विघटन होता है। सल्तनत काल का उसके बाद क्या हो जाता है, विघटन हो जाता है। तैमूर का भारत पर आक्रमण। देखिए 1398 ईस्वी में तुर्क सरदार तैमूर लंग के नाम से जाना जाता था। ये आक्रमण का उद्देश्य केवल उत्तर भारत पर आक्रमण कर लूटमार करना था और मध्य एशिया लौट जाना था। तैमूर ने भारत पर आक्रमण करने के बाद अपनी राजधानी समरकंद जाते समय खिज्र खां को पंजाब का गवर्नर नियुक्त किया। किसको, खिज्र खां को पंजाब का गवर्नर नियुक्त किया। आगे हम बात करें सैयद वंश। देखिए तुगलक वंश के अंतिम सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु के बाद खिज्र खां ने दिल्ली पर अधिकार कर अपने को सुल्तान घोषित कर दिया और सैयद वंश की क्या की स्थापना की। तो सैयद वंश की स्थापना किसने की थी, खिज्र खां ने की थी। तो खिज्र खां को सैयद वंश का संस्थापक कहा जाता है। सैयद वंश के शासक खिज्र खां ने सुल्तान की उपाधि न धारण करके रैयत ए आला की उपाधि धारण की। किसकी उपाधि धारण की, रैयत ए आला। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रैयत ए आला की उपाधि किसने धारण की, खिज्र खां ने रैयत ए आला की उपाधि धारण की। लोधी वंश 1451 ईस्वी में दिल्ली के अमीरों ने पंजाब के बहलोल लोधी और अफगान शासक को दिल्ली के सिंहासन पर बैठा दिया और दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश लोधी वंश माना जाता है। लोधी वंश में पहला राजा हुआ बहलोल लोधी। देखिए बहलोल लोधी 1451 से 1489 ईस्वी तक इसने शासन किया। लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी था। बहलोल लोधी ने जौनपुर पर आक्रमण कर वहां के शर्की शासक को पराजित करके अपने अधीन कर लिया। फिर उसके बाद राजा बनता है सिकंदर लोधी। बहलोल लोधी की मृत्यु के बाद सिकंदर लोधी दिल्ली की गद्दी पर बैठा
और सिकंदर लोदी ने पश्चिम बंगाल तक गंगा की घाटी तक अपना अधिकार कर लिया। और 1504 ईस्वी में अपनी राजधानी दिल्ली से हटाकर उसने क्या बनाई, आगरा बनाई। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किस व्यक्ति ने सबसे पहले दिल्ली से राजधानी हटाकर आगरा बनाई थी, तो वो कौन है, सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी ने वस्तुओं का मूल्य घटाकर तथा मूल्यों पर नियंत्रण करके राज्य की आर्थिक दशा को सुधारने का प्रयत्न किया एवं भूमि के माप के आधार पर भू राजस्व निर्धारित किया। उसने नाप के लिए गज ए सिकंदरी चलाया जो 30 इंच का होता था। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, गज ए सिकंदरी कितने इंच का होता था, 30 इंच का होता था गज ए सिकंदरी। आगे हम बात करें, यह गुलरुखी नाम उपनाम से कविता लिखता था। किसके नाम से, गुलरुखी नाम से कविता लिखता था। फरहंगे सिकंदरी ग्रंथ का संबंध आयुर्वेद से है। तो इसने एक ग्रंथ भी लिखा था फरहंगे सिकंदरी, जिसका संबंध किससे है, आयुर्वेद से है। उसके बाद राजा बनता है इब्राहिम लोदी। देखिए सिकंदर लोदी की मृत्यु के बाद इब्राहिम लोदी शासक हुआ। 1526 ईस्वी में पानीपत के युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया और भारत में लोदी वंश का अंत हो गया। इब्राहिम लोदी और नए मुगल वंश की क्या पड़ी, नींव पड़ी। आगे हम बात करते हैं कि सल्तनत काल में संस्कृति कैसी थी। तो देखिए 13वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में दिल्ली सल्तनत की स्थापना को भारत के सांस्कृतिक विकास के नए काल का सूत्रपात माना जाता है कि भाई नई संस्कृति का भारत में क्या हुआ, समावेश हुआ। तुर्कों के आक्रमण ने भारत में पर्दा प्रथा को मजबूत किया। ये इंपॉर्टेंट है, किसके आक्रमण से या किसके आने से पर्दा प्रथा मजबूत हुई, तुर्कों के आक्रमण से पर्दा प्रथा मजबूत हुई। सल्तनत कालीन प्रशासन कैसा था, देखिए प्रशासन को दो भागों में बांटा गया। विभाजन, केंद्रीय शासन इक्ते या प्रांतों को कहा गया और कई इक्तों और प्रांतों को मिला के क्या बनता था, केंद्रीय शासन। और राज्यों को कहा गया प्रांत या इक्ता, जो कई परगनों को मिलाकर बनता था। और आज जो वर्तमान में जिले हैं वो हो गए परगने, कई गांवों को मिलाकर बनता था। और फिर सबसे छोटी इकाई कौन थी, गांव। गांव को जो संचालन करने वाला व्यक्ति था मुखिया या पटवारी उसको कहते थे। और परगना को परगनाधिकारी और इक्ता को इक्तादार या अक्तादार। और केंद्रीय शासन का जो मुख्य व्यक्ति था शासन करने वाला, वो कौन था, स्वयं सुल्तान था। केंद्रीय शासन में दिल्ली सल्तनत को 1206 से 1215 से 26 तक माना जाता है। केंद्रीय शासन में सुल्तान का पद सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण था। सेना का प्रधान सुल्तान होता था। इस युद्ध एवं संधि के समय भी वही निर्णय लेता था, कौन, सुल्तान। प्रांतीय प्रशासन, समस्त देश को अनेक प्रांतों में विभक्त था। प्रांतों को इक्ता या विलायत कहा जाता था। क्या बोला जाता था, इक्ता और विलायत। प्रत्येक प्रांत के अधिकारी को गवर्नर या इक्तादार, मुफ्ती या वली कहते थे। सल्तनत में प्रांत जिला जिन्हें सरकार कहते थे, जिले को क्या बोलते थे, सरकार कहते थे, से मिलकर बने थे। सल्तनत में जिले शिक से मिलकर बने होते थे। सल्तनत में जिले के अधिकारी को शिकदार कहा जाता था। क्या कहा जाता था, शिकदार। सल्तनत काल में सिख के अधिकारी को सिकदार कहते थे। और सल्तनत काल में प्रत्येक सिख के भू राजस्व अधिकारी को आमिल कहते थे। क्या बोलते थे, आमिल। यानी प्रत्येक सिख का जो जिले का जो भू राजस्व अधिकारी था उसका नाम क्या था, आमिल था। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखें। सल्तनत में सिख में कोषाध्यक्ष का कार्य हजमदर करता था। कोषाध्यक्ष का कार्य कौन करता था, हजमदर। और प्रत्येक सिख को परगनों में क्या किया गया, बांटा गया। स्थानीय शासन, सल्तनत काल में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी, गांव थी। गांव के मुखिया को मुकद्दम या चौधरी कहते थे। क्या बोलते थे, मुकद्दम या चौधरी, जो समस्त ग्रामीण प्रशासन के लिए उत्तरदायी था। भू राजस्व निर्धारण एवं वसूली के समय राजस्व संबंधी सभी कागजात वही रखता था। गांव की सुरक्षा का कार्य चौकीदार करता था। गांव के मुकद्दम, चौधरी एवं चौकीदार तीनों अधिकारी वंशानुगत होते थे। गांव का प्रशासन ग्राम पंचायतों के माध्यम से होता था। इसी समय भक्ति आंदोलन एवं सूफी आंदोलन शुरू होता है। संतों एवं समाज सुधारकों द्वारा चलाया गया आंदोलन भक्ति आंदोलन के नाम से प्रसिद्ध है। भक्ति काल के प्रमुख संतों के नाम कबीर, चैतन्य महाप्रभु, गुरु नानक, दादू, रैदास, तुकाराम, रामानंद, वल्लभाचार्य, मीराबाई आदि हैं। तो इस तरह से दोस्तों हमने क्या है, सल्तनत काल के बारे में पढ़ा। अब सल्तनत काल के समय ही, क्योंकि जब भारत में इस्लाम धर्म का प्रचार हो रहा था तो भारतीय संतों ने भारतीय जो जनमानस था उसमें भक्ति के अलग के द्वारा अलग जगाई गई, जिससे उनको एकत्रित किया गया, सनातन संस्कृति को संजोए रखा और उस समय को भक्ति आंदोलन के नाम से जाना जाता है। तो आइए हम बात करते हैं भक्ति आंदोलन के बारे में। तो
धीरे धीरे हम इसको आगे हम पढ़ते जाएंगे और ये भक्ति आंदोलन है, तो हमें एक आइडिया लगेगा कि भाई पूरे प्राचीन मध्यकालीन भारत में कौन कौन सी जो काल में कौन कौन सी घटनाएं घटी, तो उनको हम आसानी से याद रख सकते हैं। तो निश्चित रूप से मैं सभी स्टूडेंट से ये कहना चाहूँगा कि यह क्लास सबके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इस पूरी क्लास को ज़रूर देखें। आगे अब सब बात करते हैं हम भक्ति काल के एक महत्वपूर्ण जो संत हैं कबीरदास। कबीरदास का जन्म काशी वाराणसी में एक जुलाहे बुनकर परिवार में हुआ। कबीर की प्रमुख रचना साखी, सबद और रमेनी हैं। मीराबाई मेड़ता के राठौर राणा रतन सिंह की पुत्री तथा कृष्ण की उपासना में भजन किया है ये गाती थी। गुरु नानक देव का जन्म 1469 ईस्वी में पंजाब के तलवंडी नामक गांव में हुआ था। तलवंडी नामक स्थान पर गुरु नानक देव का जन्म हुआ। इन्होंने सिख धर्म को चलाया और एकेश्वरवाद का उपदेश दिया कि ईश्वर एक ही है। लल्ला देव शैव महिला योगी। लल्ला देव कश्मीर की एक विधवा ब्राह्मण थी जिन्होंने कई सूफी संत अपना पीर या गुरु मानते थे। भक्ति संतों की तरह कई मुसलमान संत भी थे जो सूफी संत कहलाते थे। सूफी संतों ने इस बात पर जोर दिया कि सच्चे दिल से अल्लाह को प्रेम करना अल्लाह को पाने का सही तरीका है। सूफियों के डेरे पर कव्वाली गाने की प्रथा थी, जिसे सुनकर लोग क्या करते थे, झूमने लगते थे। साहित्य के बारे में बात करें तो मध्यकाल में देश के बहुत से भागों में फारसी राजभाषा रही। तो मध्यकाल में जो भाषा राजभाषा कौन सी थी, फारसी थी। भारत में फारसी साहित्य का विद्वान अमीर खुसरो था, जिसे भारत के बारे में बहुत कुछ लिखा, जिससे उसका भारत के प्रति प्रेम झलकता है। नरपति नाल ने बीसलदेव रासो की रचना की। दलपत विजय ने खुमान रासो नामक साहित्य की रचना की और सुप्रसिद्ध प्रेमाख्यान ऐतिहासिक महाकाव्य पद्मावत की रचना मलिक मोहम्मद जायसी ने की। किसने की? मलिक मोहम्मद जायसी ने। सल्तनत काल के स्थापत्य कला के बारे में बात करते हैं तो मेहराब, गुंबद, मीनारें सल्तनत काल की इमारतों की खास बात थी। चित्रकला और संगीत। सल्तनत काल में बारीक और छोटे छोटे चित्र बनाए जाते थे। भारतीय संस्कृति संगीत पर फारस और अरब की संगीत शैली का प्रभाव पड़ा। अस्त्र शस्त्र के विकास के बारे में बात करें तो मध्यकालीन समय में सर्वोत्तम तलवारें बनारस और सौराष्ट्र में प्रसिद्ध थी। सियालकोट और मेवाड़ की तोड़दार बंदूकें सबसे ज़्यादा सर्वोत्तम होती थी। तो यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कहाँ की बंदूकें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती थी, तोड़दार बंदूकें कहाँ की थी, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। चिकित्सा एवं खगोल शास्त्र के बारे में बात करें तो बर्नी ने अपनी तारीख फिरोजशाही में चिकित्सकों एवं खगोल शास्त्रियों की एक लंबी तालिका प्रस्तुत की है। मध्यकालीन युग के प्रसिद्ध चिकित्सक मौलाना बदरुद्दीन, मौलाना सदरुद्दीन, अजीमुद्दीन थे। मच्छेंद्र प्रसिद्ध वैद्य और जोग मशहूर शल्य चिकित्सक थे। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मच्छेंद्र प्रसिद्ध वैद्य थे, जोग मशहूर शल्य चिकित्सक थे। जर्राह का अर्थ शल्य चिकित्सा, चीर फाड़ करने वाला डॉक्टर या सर्जन से है। व्यापार एवं उद्योग कैसा था? देखिए, सल्तनत काल में कच्चा रेशम और मलमल के लिए बंगाल का सोनार गांव और ढाका विख्यात थे। 13वीं से 14वीं शताब्दी में वस्त्र निर्माण के क्षेत्र में मुसलमानों द्वारा भारत में चरखा लाया गया। चरखा कौन लेके आया था? भारत में मुसलमान लेके आए थे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर जाने वाले सूफी संत थे, जाने माने सूफी संत थे जो अजमेर में रहते थे। बाबा फरीद पंजाब के जाने माने सूफी संत थे। निजामुद्दीन औलिया दिल्ली के जाने माने सूफी संत थे। और शतरंज के खेल की शुरुआत भी सबसे पहले कहाँ हुई? भारत में हुई। तो आप देखिए, मान सकते हो आपके महान देश में रहते हो। अब हम बात करें दक्षिण के राज्य में। देखिए, दक्षिण में बहमनी वंश के बारे में बात करें 1347 ईस्वी में। देखिए, बहमनी और विजयनगर जो साम्राज्य थे वो मोहम्मद बिन तुगलक के काल में ही इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। तो उस समय की हम बात करें 1347 ईस्वी में हसन गंगू ने बहमनी साम्राज्य की स्थापना की। उसने गुलबर्ग को अपनी राजधानी बनाया। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, बहमन शाह की उपाधि उसने क्या की? धारण की। किसकी धारण की? बहमन शाह की उपाधि हसन गंगू ने धारण की थी। उसने अपने राज्य को 4 प्रांतों में गुलबर्ग, दौलताबाद, बरार और बीदर में बांटा। मध्य भारत से कृष्णा नदी तक का संपूर्ण उत्तरी दक्कन बहमनी राज्य के अंतर्गत आता था। इस वंश का महानतम शासक फिरोज शाह था। वह बड़ा योग्य, न्यायप्रिय, विद्वान, आश्रयदाता था। फिरोज शाह बहमनी ने खगोल शास्त्र को प्रोत्साहन दिया। दौलताबाद में एक वेधशाला बनवाई। किसने? फिरोज शाह बहमनी ने। और महमूद गवाह बहनवी वंश का प्रसिद्ध वजीर था, महमूद गवाह। 15वीं शताब्दी में बहमनी राज्य टूटकर 5 राज्यों में अहमदनगर, गोलकुंडा, बीजापुर, बरार और बीदर में बट गया। कौन कौन सा?
अहमदनगर, गोलकुंडा, बीजापुर, बरार और बीदर में बट गया। अब हम बात करते हैं विजयनगर साम्राज्य की। बहमनी साम्राज्य के दक्षिण वाले जो हिस्से में दक्षिण में विजयनगर राज्य था। हरिहर बुक्का नामक दो भाइयों ने विजयनगर राज्य की नींव रखी। 1336 ईस्वी में अपने को विजयनगर राज्य का स्वतंत्र शासक घोषित किया। उन्होंने हस्तिनावती, आधुनिक हम्पी को अपनी राजधानी क्या किया, बनाया। कृष्णदेव राय विजयनगर के महत्वपूर्ण शासक थे। इतावलवी के यात्री डोमिंगो पाएस, ईरान के यात्री अब्दुल रज्जाक कृष्णदेव के दरबार में अनेकों वर्षों तक क्या है, रहे थे। बहमनी और विजयनगर राज्य के शासक रायचूर दोआब को अपने राज्य का हिस्सा मानते थे, जिसके लिए वे आपस में युद्ध करते रहते थे, क्योंकि रायचूर दोआब कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच में स्थित उपजाऊ भाग था। दोनों राज्यों के बीच में स्थित था, इसीलिए उन पर आपस में क्या होती थी, लड़ाई होती थी। बहमनी राज्य में स्थित गोलकुंडा में हीरे की खानों को जीतने के लिए विजयनगर के शासक युद्ध करते रहते थे। विजयनगर ने मदुरई को 1370 ईस्वी में जीता और रेवती द्वीप, आधुनिक गोवा, एक महत्वपूर्ण व्यापार केंद्र था जिस पर विजयनगर राज्य ने अधिकार कर लिया। दक्षिण भारत में पहली बार तोप खाने का प्रयोग 1556 ईस्वी में तालीकोटा के युद्ध में हुआ। मोस्ट इंपोर्टेंट है तालीकोटा का युद्ध। यह युद्ध विजयनगर राज्य तथा दक्कन महासंघ, बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर, बीदर के मध्य हुआ। विजयनगर में बहमनी राज्य के शासक पश्चिमी एशिया, पूर्वी अफ्रीका, दक्षिण पूर्वी एशिया देशों तथा चीन के साथ साथ व्यापार करते थे। मुगल साम्राज्य की बात करते हैं। देखिए, इब्राहिम लोदी को जब बाबर ने हरा दिया तो भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई 1526 ईस्वी में। 1526 ईस्वी से 1530 ईस्वी तक बाबर का शासन रहता है। बाबर के पिता तैमूर माता चंगेज वंश के थे। बाबर के पिता उमर शेख मिर्जा मध्य एशिया की छोटी रियासत फरगना के शासक थे। अपने पिता की मृत्यु के बाद जब बाबर फरगना का शासक बना तब उस समय बाबर की उम्र लगभग 11 वर्ष थी। कितनी थी? 11 वर्ष। पंजाब के गवर्नर दौलत खां लोधी ने बाबर को दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया। किसने? दौलत खां लोधी ने दिल्ली पर आक्रमण के लिए आमंत्रित किया और पानीपत का पहला युद्ध हुआ। 1526 ईस्वी में बाबर तथा इब्राहिम लोदी के मध्य पानीपत का पहला युद्ध होता है, जिसमें बाबर की विजय होती है। इस युद्ध में बाबर के पास बारूदी तोपें, कुशल घुड़सवार भी थे। एक छोटी सेना थी जो अच्छी तरह से क्या थी, प्रसिद्ध थी। बाबर ने 1527 ईस्वी में मेवाड़ के शासक राणा सांगा के मध्य युद्ध होता है, जिसमें बाबर विजयी होता है। इसके बाद बाबर ने 1528 में चंदेरी के शासक मेदनी राय को चंदेरी के युद्ध में और 1529 में अफगान सरदारों को घाघरा के युद्ध में पराजित कर भारत में मुगल साम्राज्य की क्या की, स्थापना की। बाबर को कलम एवं तलवार दोनों का सिपाही कहा जाता है, मतलब कलम से भी अच्छा था और तलवार से भी अच्छा। उसने अपनी आत्मकथा तुजुक-ए-बाबरी तुर्की भाषा में लिखी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछी जाती है कि तुजुक-ए-बाबरी कौन सी भाषा में लिखी गई है? वो लिखी गई है तुर्की भाषा में। अब्दुल रहमान खाने खाना ने फारसी भाषा में अनुवाद किया है बाबरनामा के नाम से। बाबर को बगीचों का बहुत शौक था। उसने आगरा व लाहौर के बीच कुछ बगीचे बनवाए और 26 दिसंबर 1530 को बाबर की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। इसके बाद राजा बनता है इसका बेटा हुमायूं। बाबर की मृत्यु के बाद उसका पुत्र हुमायूं 1530 ईस्वी में मुगल सिंहासन पर बैठता है। हुमायूं की सबसे बड़ी कठिनाई उसके अफगान शत्रु थे, जिनमें पश्चिम में गुजरात का शासक बहादुर शाह और पूरब में शेर शाह था, जो अफगान शक्ति का केंद्र था। 1535 में हुमायूं ने चित्तौड़ पर आक्रमण कर बहादुर शाह को पराजित कर चित्तौड़ को अपने अधीन कर लिया और हुमायूं से आगे हम बात करें। हुमायूं से बचते हुए बहादुर शाह ने पुर्तगाली द्वीप में शरण ली। हुमायूं गुजरात विजय कर अपनी राजधानी वापस चला गया और इस मौके का लाभ उठाकर बहादुर शाह ने पुर्तगालियों की मदद से गुजरात पर पुनः क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। 1538 ईस्वी में हुमायूं ने शेरशाह से चुनार जीत लिया। किससे? हुमायूं ने शेरशाह से चुनार जीत लिया। 1539 में चौसा नामक युद्ध में हुमायूं एवं शेरशाह के मध्य भीषण युद्ध हुआ, जिसमें हुमायूं पराजित हुआ और अपनी पराजय का बदला लेने के लिए हुमायूं ने सेना के साथ 1540 में कन्नौज नामक स्थान पर शेरशाह से युद्ध किया, जिसमें शेरशाह दोबारा फिर विजयी हो गया। कन्नौज के युद्ध में पराजय के बाद हुमायूं सिंध होते हुए कहाँ चला गया? फारस चला गया। हुमायूं की वापसी होती है फिर 1555 में। फारस के शासक की सहायता से हुमायूं कंधार, पंजाब, आगरा, दिल्ली पर कब्जा कर लिया। 1555 ईस्वी में हुमायूं ने पुनः अपने राज्य को प्राप्त किया।
1556 ईस्वी में हुमायूं की शेर मंडल नामक पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर क्या हुई, लड़खड़ाकर गिरने से उसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। देखिए, हुमायूं को हराने वाला एक महत्वपूर्ण शासक है शेरशाह सूरी, जिसने भारत पर 15 साल तक शासन किया और सूर वंश की स्थापना की। इसका नाम है शेरशाह सूरी। चौसा एवं कन्नौज के युद्ध में हुमायूं को हराकर 1540 ईस्वी में शेरशाह सूरी नाम से भारत का सुल्तान बना। उसके बचपन का नाम फरीद था। शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात फरीद अपने पिता की देखभाल करने सासाराम वापस आ गए। अलाउद्दीन खिलजी की सैन्य संगठन और लगान संबंधी नीतियों को शेरशाह सूरी काफ़ी प्रभावित हुआ था। अतः अपने राज्य की व्यवस्था सुधारने के लिए उसने निम्न कदम उठाए थे। जैसे शेरशाह सूरी ने, मतलब माना जाता है कि जिस तरह की नीतियाँ अलाउद्दीन खिलजी ने अपनाई थी, ठीक उसी तरह की नीतियाँ शेरशाह सूरी ने भी अपनाई। तो भूमि की विविधता के आधार पर अलग अलग लगान निर्धारित किए। जैसे उपजों की किस्मों के आधार पर टैक्स निर्धारित किया। भूमि की नाप पटवारी द्वारा रस्सी से करवाई। नाप की इकाई क्या थी, गज थी। क्या थी, गज। तो जो शेरशाह सूरी के समय नाप की इकाई क्या थी, गज थी। किसान अपनी भूमि का विवरण सरकार को लिखित रूप में देते थे, जिसे कबूलियत कहा जाता था। टैक्स नगद दिया जाता था। अकाल तथा संकट के कारण फसल का नुकसान होने पर सरकार द्वारा किसानों की क्षतिपूर्ति की जाती थी, यानी कि वह जवाबदेही भी थी। सरकार शेरशाह ने राज्य और किसानों के बीच सीधा संबंध स्थापित किया और जिसे क्या बोलते हैं, रैयतवाड़ी व्यवस्था कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रैयतवाड़ी व्यवस्था। सैन्य संगठन और चुस्त प्रशासनिक व्यवस्था शेरशाह सूरी ने अपनाई। सैनिक शक्ति को बढ़ाने के लिए सेना का संगठन किया। डाक व्यवस्था के लिए डाक चौकियां बनाई। अधिकारियों को नियमित रूप से वेतन दिया। कोई भी व्यक्ति शेरशाह सूरी से सीधा मिल सकता था। उसने प्रजा के हित में भी बहुत सारे काम किए। जैसे शेरशाह ने ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण कराया। सोनार गांव बंगाल से पेशावर तक करवाया, जीटी रोड। उसने बुरहानपुर जौनपुर को दिल्ली से जोड़ा, जिससे व्यापार को बढ़ावा मिला। सड़कों के दोनों ओर वृक्ष लगवाए। विश्राम के लिए सराय बनवाई। पानी के लिए कुएं खुदवाए। शिक्षा के लिए कई मदरसों और मकतब खुलवाए। दिल्ली के निकट यमुना नदी के किनारे शेरपुर नामक नगर बसाया। शेरशाह ने शेर मंडल को दिल्ली के पुराने किले में बनवाया, जिसे हुमायूं ने बाद में पुस्तकालय का रूप दे दिया। शेर ए मंडल को हुमायूं ने पुस्तकालय बनाया था और इसी से गिरकर उसकी क्या हुई, मृत्यु हुई। 1545 में कालिंजर के युद्ध में शेरशाह घायल हो गया तथा कुछ दिनों बाद उसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। फिर उसके बाद राजा बनता है अकबर। हुमायूं के बाद कौन बनता है, राजा अकबर। अकबर का पूरा नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था। उसके पिता हुमायूं एवं माता का नाम हमीदा बानो बेगम था। पिता हुमायूं की मृत्यु के समय अकबर केवल 13 वर्ष का था। बैरम खान ने अकबर का राज्याभिषेक किया। किसने किया, बैरम खान ने अकबर का राज्याभिषेक किया। अकबर अपने संरक्षक बैरम खान की देखरेख में राजकाज करने लगा। 1556 ईस्वी में पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ। अकबर एवं अफगान सेनापति हेमू के बीच हुआ। इस युद्ध में अकबर की क्या हुई, विजय हुई और अकबर ने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। देखिए, अकबर बहुत अच्छा शासक था, एक योग्य शासक था, जिसने मुगल साम्राज्य को बहुत बड़ा बनाया। अकबर ने अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए सीधे संघर्ष करने, वैवाहिक संबंध स्थापित करने, अधीनता स्वीकार करने वालों को शासन में पद देने, मित्रता करने की नीति अपनाई। अकबर ने राजपूत राजपरिवार के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए और उसने आमेर के राजपूत राजा भारमल की पुत्री से विवाह किया था। अकबर ने राजपूत राजा भगवान दास तथा पोते मानसिंह को दरबार में ऊंचा स्थान दिया। मेवाड़ के राणा प्रताप ने अकबर की अधीनता को स्वीकार नहीं किया और 1576 ईस्वी में 18 जून 1576 या 21 जून 1576, ये पेपर में आ सकता है, तो कोई भी डेट है, दोनों ही मान्य है। अकबर की सेना एवं मेवाड़ के राणा प्रताप के बीच हल्दी घाटी का युद्ध हुआ और इस युद्ध में अकबर की क्या हुई, विजय हुई। ये सही नहीं है। यह युद्ध अनिर्णायक युद्ध माना जाता है और नहीं तो हम ये कह सकते हैं कि अकबर की विजय हुई थी, नहीं ये कह सकते महाराणा प्रताप की विजय हुई थी। अरब, यूरोप, दक्षिण पूर्वी एशिया से व्यापार की दृष्टि से गुजरात और बंगाल राज्य बहुत महत्वपूर्ण थे। दक्षिण में अकबर का अहमदनगर की रानी चांद बीबी से युद्ध हुआ और अकबर ने गोंडवाना मध्य प्रदेश की शासिका दुर्गावती को पराजित किया। इस तरह अकबर का विशाल साम्राज्य कश्मीर से अहमदनगर और काबुल से बंगाल तक उसका फैल गया। अकबर की शासन व्यवस्था के बारे में बात करते हैं। अकबर ने प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए साम्राज्य को केंद्र, प्रांत और परगना और गांवों में बांटा। इसमें बांटा, परगना और गांव में बांटा।
अकबर ने प्रशासन में केंद्र में सेना, प्रशासन व न्याय को संभालने की जिम्मेदारी बादशाह, वित्तीय नियंत्रण का कार्य दीवान को दिया। प्रांतों में कानून फौजदारी की देखरेख का कार्य सूबेदार करते थे। राजस्व वसूली व आय व्यय के विवरण की देखरेख का कार्य प्रांतीय दीवान, नगर के प्रशासन की देखरेख का कार्य कोतवाल का था। परगना में कानून एवं व्यवस्था की देखरेख का कार्य शिकदार, राजस्व वसूली की देखरेख का कार्य आमिल, आमिल राजस्व वसूली कौन करता था? आमिल। राजस्व के विवरण की देखरेख का कार्य कानूनगो और कोष की व्यवस्था की देखरेख का कार्य फौजदार करता था। ये जरूर याद रखें, ये पेपर में टर्मिनोलॉजी पूछी जाती है। गांव में कानून एवं व्यवस्था की देखरेख का कार्य मुकद्दम या चौधरी करते थे, प्रधान करते थे। राजस्व विवरण की देखरेख का कार्य पटवारी और गांव की सुरक्षा का कार्य कौन करता था? चौकीदार। मनसब व्यवस्था, देखिए अकबर ने मनसब व्यवस्था को शुरू किया था। अकबर ने अपने सैनिक अधिकारियों तो सिपाहियों को सुसंगठित करने के लिए मनसब प्रणाली व्यवस्था की। मुगल साम्राज्य की रक्षा करना, बादशाह के कानून आदेश लागू करवाना, बादशाह के खिलाफ अगर कोई विद्रोह करे तो उसे दबाना, दूसरे क्षेत्रों में मुगल वंश का राज्य फैलाना, यही मनसबदारों का क्या था? काम था। सबसे ज़्यादा जो मनसब दिए थे उसने राजा मान सिंह को दिए थे। अकबर का वित्तीय प्रबंधन, मुगल काल में राज्य की आय के प्रधान साधन भूमि का लगान, व्यापार पर टैक्स थे। किसानों से उपज का 1/3 लगान के रूप में वसूल किया जाता था। अकबर ने भूमि की नाप कराकर लगान का लेखा बनाने का कार्य राजा टोडरमल को सौंपा। आगे हम बात करें तो कृषि एवं भू राजस्व प्रबंधन। देखिए मुगल काल में भू कर निर्धारण के लिए पूरे राज्य की पैमाइश गज-ए-इलाही या गज-ए-सिकंदरी का परिवर्तित रूप है, गज-ए-इलाही से कराई गई। खेती की माप के लिए बीघा का प्रयोग होता था, जो 60 गज लंबा और 60 गज चौड़ा होता था। बीघा तो अकबर के समय बीघा था 60 गज लंबा, 60 गज चौड़ा। सामाजिक सामंजस्य के प्रयास, अकबर जानता था कि हिंदुओं के सहयोग के बिना वह ना तो साम्राज्य का विस्तार कर सकता था और ना ही साम्राज्य पर अपना अधिकार बनाए रख सकता था। इसके लिए उसने अनेक हिंदुओं को मनसबदार बनाया। इसमें अधिकांश राजपूत राजा थे जिनसे अकबर ने वैवाहिक संबंध स्थापित किए। धार्मिक नीति, अकबर की धार्मिक सहिष्णुता का परिचय फतेहपुर सीकरी में इबादत खाने के निर्माण से मिलता है। वह सभी धर्मों के गुरुओं से धर्म की अच्छी बातों को सुनता, उन पर चर्चा करता था। अकबर ने इस्लाम, हिंदू, फारसी, जैन, ईसाई आदि धर्मों की अच्छी बातों को लेकर एक नए धार्मिक मार्ग दीन-ए-इलाही धर्म की स्थापना की। एक ईश्वर की उपासना का धर्म माना जाता है दीन-ए-इलाही धर्म को। मुगल शासक अकबर ने सुलह कुल की नीति अपनाई। कौन सी नीति अपनाई? सुलह कुल की। यह भी परीक्षा में बहुत पूछा जाता है। जिससे इतने बड़े राज्य का काम शांतिपूर्ण ढंग से चले और सब लोगों का समर्थन मिलता रहे। सुलह कुल नीति के माध्यम से सब लोगों का समर्थन उसने हासिल किया। सुलह कुल की नीति का पालन करते हुए राजमहल में हिंदू, पारसी आदि धर्मों की कुछ रीतियां माननी शुरू कर दी। अकबर ने हिंदुओं पर से यात्रा कर जजिया कर हटा दिया और उसने गैर मुसलमानों के धर्म परिवर्तन की प्रथा को भी क्या किया? समाप्त किया। साहित्य की बात करें तो मुगल काल की जो राजभाषा थी वो कौन सी थी? फारसी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में पूछा जाता है। इस समय अबुल फजल फैजी बदायूनी उच्च कोटि के लेखक तथा साहित्यकार थे। अबुल फजल ने अकबरनामा और गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की थी। तो रामचरितमानस की जो रचना है अवधी भाषा में लिखी गई है, इसकी रचना अकबर के समय हुई है। गीता, महाभारत, अथर्ववेद, बाइबिल, कुरान, पंचतंत्र, सिंहासन, बत्तीसी व विज्ञान की पुस्तकों का फारसी में अनुवाद किया गया ताकि मुसलमान भी उन्हें पढ़कर समझ सकें। अकबर के दरबार के 9 रत्न थे। वो कौन से थे? मुल्ला दो प्याजा, हकीम हुकाम, अब्दुल रहीम खाना खाना, अबुल फजल, तानसेन, मानसिंह, राजा टोडरमल, फैजी और राजा बीरबल। कला के बारे में बात करें तो अकबर ने आगरा के निकट फतेहपुर सीकरी नामक नगर का निर्माण कराया। इससे कुछ वर्षों के लिए अपनी राजधानी बनाया। फतेहपुर सीकरी में 5 मंजिलों का बाला पंचमहल बनवाया। पंचमहल कहाँ पर है? फतेहपुर सीकरी में। अकबर अपने राज्य के लोगों से मुलाकात दीवाने आम में एवं मंत्रियों से शासन संबंधी मंत्रणा दीवाने खास में करता था। उसने अपनी गुजरात विजय के उपलक्ष्य में फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण कराया। अकबर ने आगरा स्थित सलीम चिश्ती की दरगाह को बनवाया। फतेहपुर सीकरी में स्थित है सलीम चिश्ती की दरगाह,
और गुजरात विजय के उपलक्ष्य में इसने क्या करवाया था, बुलंद दरवाजे का निर्माण कराया था। उसके बाद राजा बनते हैं जहांगीर और शाहजहां। देखिए अकबर के पुत्र का नाम जहांगीर था, जहांगीर के बचपन का नाम सलीम था। 1605 ईस्वी में सलीम का राज्याभिषेक हुआ, नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर के नाम से हुआ और उसने विद्रोहियों को दबाया। गद्दी पर बैठते ही जहांगीर को सर्वप्रथम अपने पुत्र खुसरो के विद्रोह का सामना करना पड़ा। जहांगीर ने खुसरो को आगरा के किले में नजरबंद कर दिया, किंतु खुसरो कैसे भागकर लाहौर पहुंचा और खुसरो ने सिखों के पंचम गुरु अर्जुन देव से अपनी सेना के लिए आर्थिक सहयोग लिया। जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव को खुसरो की सहायता करने के लिए उन्हें क्या दे दिया, मृत्यु दंड दे दिया। तो ये भी पूछा जाता है कि जहांगीर ने कौन से गुरु को मृत्यु दंड दिया था। जहांगीर की सबसे बड़ी सफलता मेवाड़ के राजपूतों पर विजय थी। उसने मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए अपने पुत्र खुर्रम को भेजा। खुर्रम ने मेवाड़ पर विजय प्राप्त करने के पश्चात मेवाड़ के राणा अमर सिंह को संधि करने के लिए विवश किया और खुर्रम ने दक्षिण भारत में अहमदनगर पर आक्रमण करके उसे मुगल साम्राज्य का अंग बना लिया और दक्षिण भारत में अहमदनगर पर विजय उसने क्या की, प्राप्त की। किसने, खुर्रम ने। विजय प्राप्त करने के बाद, दक्षिण भारत में विजय प्राप्त करने के बाद जहांगीर ने खुर्रम को शाहजहां की उपाधि दी। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि खुर्रम को शाहजहां की उपाधि किसने दी थी, जहांगीर ने। जहांगीर ने बादशाह तक अपनी फरियाद पहुंचाने के लिए न्याय की घंटी लगवाई। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है पेपरों में कि न्याय की घंटी किसने लगवाई थी, जहांगीर ने। उसने फारसी भाषा में तुजुके जहांगीरी नामक रचना लिखी थी, फारसी भाषा में। इसे भी याद रखें, फारसी भाषा में तुजुके जहांगीरी। वह चित्रकला का बहुत कुशल पारसी था एवं एक ही चित्र में विभिन्न चित्रकारों द्वारा बनाए गए मुख, शरीर तथा पैरों को पहचान सकता था। उसने कश्मीर में शालीमार बाग एवं लाहौर में दिलकुशा बाग लगवाया। जहांगीर के शासनकाल में पुर्तगालियों व अंग्रेजों ने अपनी व्यापार की स्थिति मजबूत रखी और उसके काल में अंग्रेजों तथा मुगलों के मध्य नवीन संबंधों का विकास हुआ। इंग्लैंड के सम्राट ने व्यापारिक सुविधाएं प्राप्त की करने के लिए हॉकिंस तथा सर टॉमस रो को जहांगीर के दरबार में राजदूत बनाकर भेजा। नूरजहां, देखिए नूरजहां के बचपन का नाम था मेहरुन्निसा। मेहरुन्निसा की बुद्धि एवं सुंदरता के कारण जहांगीर ने उसे नूरजहां की उपाधि दी। नूरजहां ने राज्य के कार्यों में जहांगीर को पूरा सहयोग किया, बादशाह के व्यसनों पर नियंत्रण किया। वह जहांगीर के साथ शिकार को जाती, शेरों को स्वयं मारती और युद्ध में भी सक्रिय योगदान देती थी। फिर उसके बाद राजा बनता है शाहजहां। शाहजहां खुर्रम 1628 ईस्वी में शाहजहां के नाम से आगरा के सिंहासन पर बैठा। राज्याभिषेक के समय बुंदेलखंड का शासक जुझार सिंह शाहजहां से मिलने आगरा गया। दक्षिण विजय के अभियान में सबसे पहले मुगल सेनाओं ने 1633 ईस्वी में अहमदनगर पर आक्रमण करके उसे अपनी साम्राज्य में मिला लिया। शाहजहां के पुत्र औरंगजेब ने दक्षिण के बीजापुर तथा गोलकुंडा नामक राज्यों पर आक्रमण करके उसे मुगल साम्राज्य में मिला लिया। बीजापुर और गोलकुंडा को शाहजहां ने पुर्तगालियों पर विजय प्राप्त की। शाहजहां का पुत्र दारा शिकोह संस्कृत एवं फारसी का विद्वान था। दारा शिकोह ने उपनिषदों में भगवत गीता का संस्कृत से फारसी में क्या किया था, अनुवाद किया था। तो उपनिषदों का जो अनुवाद है उसने सिर्र अकबर नाम से किया था। किस नाम से किया था, सिर्र अकबर नाम से किया था। मुगल स्थापत्य कला हिंदू एवं मुस्लिम स्थापत्य कला का मिश्रण है। शाहजहां ने दिल्ली में लाल किला, दिल्ली में जामा मस्जिद और आगरा में यमुना नदी के किनारे अपनी पत्नी मुमताज महल की मृत्यु पर उसकी स्मृति में ताजमहल का निर्माण कराया। शाहजहां ने विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरे जैसे बहुमूल्य रत्नों से जड़ित मयूर सिंहासन बनवाया। इस मयूर सिंहासन को 1739 में नादिर शाह लूटकर कहाँ ले गया, ईरान ले गया। अकबर के काल में भवन निर्माण की सामग्री के रूप में लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया जाता था। अलंकरण हेतु संगमरमर, शाहजहां के काल में भवन निर्माण के आधार सामग्री के रूप में संगमरमर का प्रयोग किया गया। शाहजहां के काल से अलंकरण पच्चीकारी यानी संगमरमर पर रत्नों की जड़ाई के माध्यम से होने लगा। पच्चीकारी बोलते हैं संगमरमर पर रत्नों की जड़ाई। आगे हम बात करें औरंगजेब के बारे में। देखिए औरंगजेब शाहजहां के बाद मुगल शासन के सिंहासन पर 1658 ईस्वी में औरंगजेब राजा बनता है। उसने बागडोर संभालने के बाद तड़क भड़क का परित्याग करके सादगी का जीवन अपनाया। उसने मदिरा, भांग आदि के सार्वजनिक सेवन पर प्रतिबंध लगाया। तो कौन सा राजा है, मुगल शासक है जिसने शराब और भांग पर नियंत्रण लगाया था, वह है औरंगजेब। राज्य में अनैतिकता को रोकने, जन आचरण पर नजर रखने हेतु महोत्सव काजी को नियुक्त किया।
उसने दरबार में नृत्य संगीत पर रोक लगाई, किंतु संगीत को राज्य से प्रतिबंधित नहीं किया। औरंगजेब औरंगजेब एक सिद्धहस्त वीणा वादक था। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये कौन सा वाद्य यंत्र बजाता था? वीणा बजाता था। औरंगजेब ने अपने शासन के 50 वर्षों में से लगभग आधा समय दक्षिण भारत के युद्धों में व्यतीत किया। उसने शासन संभालते ही जनता पर से 80 करोड़ को हटा लिया था। औरंगजेब ने झरोखा दर्शन, नौरोज त्योहार और मुगल सिक्कों पर कलमा लिखा जाना, सती प्रथा, दास प्रथा को भी बंद करवा दिया गया। इन सभी को बंद करवाया। औरंगजेब ने दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण कराया। ये इंपॉर्टेंट है। औरंगजेब की स्थिति एक ऐसे वैद्य के समान थी जिसके पास एक अनार हो और 100 बीमार हो। ऐसी स्थिति में उसने शासन किया। औरंगजेब को जाटों, बुंदेलों, सिखों, सतनामियों, उत्तर पश्चिम क्षेत्रों, सीमा क्षेत्रों के पठानों के विद्रोह के साथ ही राजपूत एवं मराठों के साथ भी एक लंबे समय तक संघर्ष करना पड़ा था। उसके समय मेवात नारनौल के सतनामियों ने विद्रोह किया एवं सिखों के गुरु गोविंद सिंह के नेतृत्व में भी औरंगजेब के साथ युद्ध हुआ। शिवाजी ने औरंगजेब की विशाल सेनाओं के विरुद्ध संघर्ष किया। युद्ध के समय शिवाजी छापामार युद्ध प्रणाली, गोरिल्ला युद्ध प्रणाली का सहारा लेते थे, जिसके कारण औरंगजेब उन्हें आसानी से हरा नहीं पाया। औरंगजेब ने राजपूत राजा जयसिंह एवं जसवंत सिंह को उच्च पद तथा मनसा प्रदान किए। मारवाड़ के शासक जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद उस राज्य के उत्तराधिकारी के पद को लेकर औरंगजेब ने राजपूतों के साथ संबंध खराब हो गए। मुगल साम्राज्य के पतन के कारण, देखिए औरंगजेब के बाद मुगल साम्राज्य का पतन हो जाता है। उत्तराधिकार के लिए होने वाले युद्ध में अपार धन एवं शक्ति का नष्ट होने के कारण मुगल साम्राज्य पतन हुआ। मुगल शासन के अंत में राजकोष में अधिक धन व जागीर नहीं थी, तो अधिकारियों को वेतन देना भी कठिन हो गया, जिसके कारण जमींदार क्या हो गया? संतुष्ट हो गए। सम्राट के कमजोर होने से प्रांतीय गवर्नर शक्तिशाली बन गए और सम्राट के विरुद्ध उन्होंने विद्रोह कर दिया। मुगल द्वारा शानो शौकत का विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत करने, धन के अपव्यय करने से समाज एवं चारित्रिक पतन होना मुगल साम्राज्य के पतन का कारण बना। नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण भी मुगल साम्राज्य के पतन के कारण माने जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अंतिम समय में आक्रमण कर भारत पर बहुत ज़्यादा लूटपाट की। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि किसको ईरान का नेपोलियन कहा जाता है? नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। आगे हम बात करें सिखों के गुरुओं पर एक बार नज़र डालते हैं। तो सिखों के सबसे पहले गुरु हैं गुरु नानक देव। इनका 1469 से 1539। इनका जन्म तलवंडी आधुनिक ननकाना साहिब लाहौर पाकिस्तान में हुआ, नामक स्थान पर हुआ। गुरु नानक सिख गुरु के प्रवर्तक थे। गुरु अंगद सिखों के दूसरे गुरु। गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया। किसने किया? गुरु अंगद ने किया। गुरु अमरदास सिख धर्म के प्रचार प्रसार के लिए 22 गद्दियों की स्थापना की। मुगल बादशाह अकबर के समकालीन थे गुरु अमरदास। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि किसके समकालीन थे? अकबर के समकालीन। गुरु रामदास मुगल सम्राट अकबर से इनका मैत्रीपूर्ण संबंध था। अकबर ने इन्हें 500 बीघा जमीन दान स्वरूप दी गई और इसी जमीन पर अमृतसर नगर की क्या की गई? स्थापना की गई गुरु रामदास जी ने। गुरु अर्जुन देव आदि ग्रंथ का संकलन अर्जुन देव जी ने किया था। सूफी संत मियाँ मीर द्वारा अमृतसर में हरमंदिर साहिब स्वर्ण मंदिर की नींव डलवाई। सिखों से उनकी आय का 10% दान के रूप में लेने की प्रथा आरंभ करवाई और तरन तारन नगर का निर्माण किया। और मुगल बादशाह जहांगीर के विद्रोही पुत्र खुसरो को आशीर्वाद देने के कारण राजद्रोह के आरोप में जहांगीर ने 1606 ईस्वी में गुरु अर्जुन देव को क्या दे दी? फांसी दे दी। आगे हम बात करें गुरु हरगोविंद। अमृतसर में अकाल तख्त की स्थापना हरगोविंद ने की। सिखों को लड़ाकू जाति में परिवर्तित करने का कार्य भी किसने किया? गुरु हरगोविंद ने किया। गुरु हरराय औरंगजेब के आदेश पर अपने ज्येष्ठ पुत्र राम राय को मुगल दरबार में इन्होंने भेजा। गुरु हरकिशन गुरु पद के लिए बड़े भाई राम राय से विवाद हुआ और चेचक के कारण इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। गुरु तेग बहादुर औरंगजेब की कट्टर नीति धार्मिक नीतियों का इन्होंने विरोध किया। 1675 ईस्वी में इस्लाम धर्म नहीं स्वीकार करने के कारण गुरु की चांदनी चौक में क्या कर दी गई? हत्या कर दी। औरंगजेब ने इनकी हत्या करवा दी। गुरु गोविंद सिंह सिखों के अंतिम गुरु खालसा पंथ की स्थापना औरंगजेब से आजीवन संघर्ष। औरंगजेब ने इनके 2 पुत्रों को दीवार में जिंदा चनवा दिया और अपनी मृत्यु से कुछ समय पहले गुरु मानव प्रथा को समाप्त कर दिया और बोला कि भाई 5 सिख एक जगह इकट्ठा हो जाएंगे तो वही क्या है? गुरु के पद है। मराठा राज्य का उदय एवं भारत में यूरोपियों का आगमन। देखिए सोई हुई मराठी जाति को रामदास तुकाराम एकनाथ जैसे संतों ने एक भाषा, एक ही प्रकार के रीति रिवाज और एक सी जीवन पद्धति की भावना उत्पन्न करके एक सूत्र में बांध दिया था।
आगे हम बात करें शिवाजी के बारे में। देखिए शिवाजी से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, इसीलिए उनके बारे में बात करना ज़रूरी है। शिवाजी ने 1627 से 1680 तक राज किया। मराठा साम्राज्य के प्रथम शासक शिवाजी थे। शिवाजी का जन्म 6 अप्रैल 1627 में शिवनेर दुर्ग में हुआ। शिवाजी के पिता का नाम शाहजी भोसले, माता का नाम जीजाबाई था। उनके पालन पोषण का पूरा दायित्व माता जीजाबाई का था और उसने मराठों को संगठित करके दक्षिण भारत में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की और रायगढ़ दुर्ग का निर्माण शिवाजी ने करवाया था। शिवाजी को स्वतंत्र राज्य की स्थापना करने में दक्षिण के बीजापुर व अहमदनगर के सुल्तान तथा दिल्ली के मुगल बादशाह से संघर्ष करना पड़ा। शिवाजी को मारने के लिए बीजापुर के सुल्तान ने अफजल खां को एक विशाल सेना लेकर भेजा था, जिससे बागनक की वजह से शिवाजी ने मार दिया, बागनक की सहायता से अफजल खां को। दिल्ली में मुगल बादशाह औरंगजेब द्वारा भेजे गए सूबेदार शाइस्ता खां को शिवाजी ने पराजित किया। इसके बाद औरंगजेब ने जय सिंह फर्स्ट को शिवाजी के पास भेजा। शिवाजी को जय सिंह के साथ पुरंदर की संधि 1665 में करनी पड़ी। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है कि शिवाजी व जय सिंह फर्स्ट के मध्य जो पुरंदर की संधि है वो कब हुई थी? 1665 में। इस संधि के पश्चात शिवाजी औरंगजेब से मिलने गया। शिवाजी ने 1670 ईस्वी में सूरत पर आक्रमण कर बहुत सी संपत्ति इकट्ठी कर ली थी। शिवाजी का रायगढ़ में पंडित गंगा भट्ट ने राज्याभिषेक करवाया। उन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण की। शिवाजी का राज्य उत्तर में रामनगर, सूरत से लेकर दक्षिण में करवार तक समुद्र तट के किनारे तक फैला हुआ था। शिवाजी की मृत्यु 1680 ईस्वी में हो जाती है। शिवाजी के प्रशासन के बारे में बात करते हैं। देखिए शिवाजी ने दक्षिण की राजनीतिक सूझ के चलते पृथक मराठा राज्य की स्थापना की। शिवाजी ने अपने राज्य की व्यवस्था के लिए अष्टप्रधान 8 मंत्रियों की नियुक्ति की थी। कितने मंत्रियों की? 8 मंत्रियों की नियुक्ति की थी, जिन्हें अष्टप्रधान कहा जाता है। यह समिति शासन के कार्यों में मराठा शासक को क्या देती थी? सलाह देती थी। शिवाजी द्वारा नियुक्त 8 मंत्री कौन कौन से थे? जैसे पेशवा प्रधानमंत्री था। अमात्य मजूमदार था। मंत्री सचिव सुमंत दबीर था। सेनापति पंडितराव न्यायाधीश। शिवाजी के अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद में पेशवा प्रधानमंत्री का पद सर्वोच्च था और वित्त व्यवस्था एवं सामान्य प्रशासन को पेशवा देखता था। तो ये अपने आप ही क्या हो जाएगा? पेशवा मजबूत पद हो जाएगा, जो बाद में क्या करते हैं? मराठा साम्राज्य पर शासन करते हैं। साम्राज्य की सुरक्षा और विस्तार के लिए शिवाजी ने एक नियमित स्थायी अनुशासित सेना की व्यवस्था की थी। उन्हें नगद वेतन दिया जाता था। उन्होंने एक बड़ा जहाजी बेड़ा बनाया। मराठा राज्य की आय का प्रमुख स्रोत भूमि पर लगने वाला कर था। इसके अतिरिक्त शिवाजी ने अपने राज्य के पड़ोस के मुगल क्षेत्रों से चौथ लगान वसूली और सरदेशमुखी यानी संपूर्ण लगान का 10वां भाग वसूल करना प्रारंभ किया। शिवाजी के पौत्र साहू ने बालाजी विश्वनाथ को अपना पेशवा नियुक्त किया। बालाजी विश्वनाथ ने मुगल शासक मोहम्मद शाह रंगीला से दक्षिण के इलाकों से चौथ एवं सरदेशमुखी कर वसूलने का अधिकार प्राप्त किया। बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु के बाद बाजीराव प्रथम पेशवा बना। बाजीराव प्रथम ने मालवा एवं गुजरात पर आधिपत्य स्थापित करके मराठा साम्राज्य का विस्तार किया। पेशवा बाजीराव प्रथम की सबसे बड़ी उपलब्धि मराठा संगठन का निर्माण तथा मुगल विजित प्रदेशों को मराठा सरदारों में बांटना था। बाजीराव प्रथम की मृत्यु के बाद बालाजी बाजीराव द्वितीय पेशवा बना। पानीपत का तीसरा युद्ध। देखिए 1761 ईस्वी में पानीपत का तीसरा युद्ध मराठा व अहमद शाह अब्दाली की सेनाओं के बीच हुआ। इस युद्ध में अहमद शाह अब्दाली विजयी हुआ। अहमद शाह अब्दाली की जीत के कारण ऊंटों पर रखी घूमने वाली तोपें थीं, जिन्होंने मराठों को काफ़ी नुकसान पहुंचाया। इस युद्ध में मराठों ने छापामार युद्ध पद्धति के स्थान पर खुले रूप से मैदान में युद्ध करने का तरीका अपनाया था, जिसमें वो पारंगत नहीं थे, जिसके कारण वो हार गए और इस तरह से मराठाओं की शक्ति क्या हो गई? क्षीण हो गई। अब बात करते हैं मुगलकालीन समाज एवं संस्कृति कैसी थी। मुगल काल में देश में सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक आर्थिक जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। सामाजिक और धार्मिक स्थिति के बारे में बात करें तो मुगल के आगमन से पर्दा प्रथा अधिक व्यापक हुई। स्त्रियां पुनर्विवाह, पिता की संपत्ति में हिस्से का दावा कर सकती थीं। इस काल में मुस्लिमों से लिए जाने वाले कर को ज़कात और गैर मुस्लिमों से लिए जाने वाले कर को जजिया कहते थे। सांस्कृतिक समन्वय। गुप्त काल के बाद उत्तर भारत का दूसरा स्वर्णकाल मुगल काल को कहा जाता है, क्योंकि मुगल काल के अधीन भारत में स्थापत्य, चित्रकारी, साहित्य, संगीत का विकास हुआ। मुगल काल अपने साथ तुर्क ईरानी संस्कृति लाए थे, जिनका भारतीय परंपराओं के साथ मिश्रण हुआ।
स्थापत्य के बारे में बात करें तो मुगल काल के किलों में अधिकतर सफ़ेद बलुआ लाल पत्थरों का प्रयोग हुआ है। मुगल कालीन इमारतों की विशेषताएं गुंबद, मेहराब, ऊंचे दरवाजे, ऊंचे चबूतरे, 2 गुंबदों का प्रयोग आदि है। संगमरमर की जाली का प्रयोग मुगल काल की देन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आगे हम बात करें मुगल शहंशाहों द्वारा इमारतों को सजाने के लिए उपयोग की गई सजावट की पद्धति पित्तरादूरा, एक प्रकार की नक्काशी जिसमें अर्ध बहुमूल्य पत्थर जैसे नीलमणि, फिरोजा आदि का प्रयोग फूलपत्ती की आकृतियों, ज्यामितीय आकारों के लिए किया गया था। पित्तरादूरा का प्रयोग सबसे पहले एतमादुद्दौला के मकबरे में किया गया। किसमें किया गया था? एतमादुद्दौला के मकबरे में पित्तरादूरा का प्रयोग किया गया था। आगे हम बात करें मुगलकालीन बगीचों के नाम क्या हैं। जैसे निशात बाग कहाँ पर है? कश्मीर में। पिंजौर बाग कहाँ पर है? पंजाब में। शालीमार बाग कहाँ पर है? लाहौर में। कहाँ पर है? लाहौर में। ठीक। आगे हम बात करें मुगल शासकों के मकबरे की सूची। जैसे बाबर का मकबरा है काबुल में, हुमायूं का मकबरा दिल्ली में, अकबर का सिकंदरा में, जहांगीर का लाहौर में, शेरशाह का सासाराम में, और शाहजहाँ का आगरा में, और औरंगजेब का दौलताबाद में, और बहादुर शाह जफर का कहाँ पर है? रंगून में। चित्रकारी के बारे में बात करें, चित्रकारी के क्षेत्र में मुगलों ने भारतीय जीवन से जुड़े प्रसंग तथा प्राकृतिक दृश्यों में चित्रकारी के समावेश किया। दरबार, शिकार, युद्ध के दृश्य। हुमायूं के शासनकाल में 1.5 मीटर कपड़े पर तैमूर घराने के राजकुमार शीर्षक से चित्र बनाया गया, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जहांगीर के शासनकाल में चित्रकारी का विकास बुलंदियों पर था, यानी जहांगीर के शासनकाल को भारतीय चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। मनुष्य की एकल आकृतियाँ, पशुओं की आकृतियों के चित्रण में विशेष प्रगति हुई। संगीत के बारे में बात करें तो मुगल शासक अकबर ग्वालियर के प्रसिद्ध गायक तानसेन का संरक्षक था। तानसेन को कई नए रागों की रचना का श्रेय दिया जाता है। आईने अकबरी में 36 संगीतकारों के नाम मिलते हैं। कितने संगीतकारों के? 36 संगीतकारों के नाम मिलते हैं। साहित्य के विकास के बारे में बात करें तो मुगल काल में जो राजभाषा थी फारसी थी। औरंगजेब के शासनकाल में भारतीय शास्त्रीय संगीत पर फारसी में सबसे अधिक पुस्तकों की रचना हुई। मुगल काल में गुलबदन बेगम, अबुल फजल बुदायूनी, मोहम्मद कामगार, अब्दुल हमीद लाहौरी आदि ने फारसी में रचनाएं लिखी। अकबर ने अपने शासनकाल में अथर्ववेद, महाभारत, हरिवंश पुराण, रामायण का फारसी में अनुवाद कराया। अकबर के समय हिंदी कविता का सर्वाधिक विकास हुआ। सबसे ज़्यादा विकास हिंदी कविता का कब हुआ है? अकबर के समय हुआ है। अकबर के समय में मलिक मोहम्मद जायसी, अब्दुल रहीम खान खाना, नंददास प्रमुख कवि थे। महाभारत का अनुवाद बदायूनी ने रज़्मनामा के नाम से किया। तो किसने किया था महाभारत का अनुवाद? बदायूनी ने किया था। तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई आदि मुगल काल के कवि थे। व्यापार के बारे में बात करें तो मुगल काल में कपड़े बनाना महत्वपूर्ण व्यवसाय था। इस काल में ढाका जिला विशेष रूप से मलमल के महीन कपड़ों के लिए प्रसिद्ध था। कालीकट, मछलीपट्टनम, हुगली, श्रीपुरा, चटगांव प्रसिद्ध बंदरगाह थे। इस काल में सोना चीन, जापान, मोरक्को देश से, मूंग तथा अन्य फारस व अरब राज्यों से, पारा लिस्बन से, सीसा, ऊनी वस्त्र, सिल्क, कॉटन के आदि कपड़े यूरोप से आते थे। मुगल काल में सूती कपड़े तैयार करने का केंद्र गुजरात में था। गुजरात में पाटन, और उत्तर प्रदेश में बनारस, और जौनपुर, बिहार में पटना, और उड़ीसा एवं बंगाल के बहुत से गांव थे। संस्कृति, इस काल में शेख सलीम चिश्ती, मखदूम, शेख अब्दुल कादिर, शाह हुसैन, शेख अब्दुलक, शेख मोहम्मद गौरी और शेख अहमद सर, शाह वली उल्लाह सूफी संत थे। इस काल में तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई, मलूक दास, दादू दयाल, रज्जब दास, चैतन्य महाप्रभु आदि भक्त संत कवि थे। मुगल काल में भक्ति संतों ने सर्वप्रथम गुरु नानक देव हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले भक्ति संत कौन है? गुरु नानक देव। उन्होंने महान सूफी संत शेख फरीद के साथ सत्संग किया। तकनीक एवं प्रौद्योगिकी, देखिए अकबर ने एक नवीन कैलेंडर का निर्माण किया जिसे इलाही संबत नाम दिया गया। फ्रांसीसी यात्री वर्नियर ने मुगल तोप खाने के लिए कहा है कि हल्की तोपें रकाब तोपों की तरह थीं, बहुत अच्छी थीं। भारत में बंदूक का प्रयोग 18वीं शताब्दी से प्रारंभ हुआ है। कब से हुआ है? 18वीं शताब्दी से। ददनी प्रथा, देखिए ददनी प्रथा के बारे में बात करें, व्यापारियों कामगारों की व्यापार में मदद हेतु देशी विदेशियों द्वारा उनको उधार दी जाने वाली पूंजी को ददनी कहते थे। भारत में ददनी प्रथा का प्रचलन 17वीं 18वीं सदी में शुरू हुआ। देखिए मध्यकाल की महत्वपूर्ण घटनाएं तिथियों के बारे में यदि हम जानें तो 622 ईस्वी को हिजरी संवत का प्रारंभ हुआ। 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया। तराइन का पहला युद्ध 1191 में, दूसरा युद्ध 1192 में जिसमें पृथ्वीराज चौहान की हार हुई, उसके बाद मृत्यु हुई।
1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी की मृत्यु, कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम वंश की स्थापना, 1210 में इल्तुतमिश का राज्यारोहण, और 1236 में इल्तुतमिश की मृत्यु, रजिया सुल्तान का राज्यारोहण, और 1290 में खिलजी वंश की स्थापना, 1296 में अलाउद्दीन खिलजी का राज्यारोहण, और 1320 में तुगलक वंश की स्थापना, 1325 में मोहम्मद बिन तुगलक का राज्यारोहण, 1398 में तैमूर का भारत पर आक्रमण, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है पेपरों में। 1451 में लोधी वंश की स्थापना, 1526 में पानीपत का पहला युद्ध, मुगल साम्राज्य की क्या है स्थापना होती है पानीपत के पहले युद्ध में। 1527 में खानवा का युद्ध, 1530 में बाबर की मृत्यु, हुमायूं का राज्यारोहण, 1539 में चौसा का युद्ध, 1546 में शेरशाह का भारत सुल्तान बना, 1556 में हुमायूं की मृत्यु, अकबर का राज्यारोहण, पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में हुआ। 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध, 1605 में अकबर की मृत्यु, जहांगीर का राज्यारोहण हुआ। आगे हम बात करें तो 1628 में शाहजहाँ का राज्यारोहण, और 1658 में औरंगजेब का राज्यारोहण, 1674 में शिवाजी का राज्यारोहण, और 1707 में औरंगजेब की क्या हुई मृत्यु हुई। 1739 में नादिर शाह का आक्रमण होता है, 1767 में पानीपत का तीसरा युद्ध होता है, जिसके कारण मराठा शक्ति क्या हो जाती है, टूट जाती है। तो यहाँ तक दोस्तों ये था पूरा संपूर्ण मध्यकालीन भारत का इतिहास, जिससे एक बार में आपको देखिए एक आइडियोलॉजी विकसित होगी, और हमारे इस यूट्यूब चैनल पर पूरे मध्यकालीन भारत को अलग अलग टॉपिक के माध्यम से डिटेल में पढ़ाया गया है, उनको भी वीडियो में देखते रहें आप। और अलग अलग क्लास में आगे भी मतलब डिटेल में पढ़ाया जाएगा, जो यूपीएससी, आरपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीएससी, पीसीएस के लिए, बीईओ एग्ज़ाम के लिए, आरओ के लिए, इन सभी के लिए महत्वपूर्ण क्लासेज हैं। ये क्लास भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इससे आपकी एक आइडियोलॉजी विकसित होगी और संपूर्ण मुगल काल का एक बहुत ही कम समय में आप रिवीजन कर सकते हो। तो आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन बॉक्स में ज़रूर बताएं, और जो भी स्टूडेंट इस क्लास को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, जिससे कि दोस्तों को इस ज्ञान का लाभ मिलता रहे। और ऐसे ही हम आगे और क्लासों को पढ़ाते रहेंगे, और आप अपने अध्ययन को करते रहिए, और स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार।